everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT-UGC NET and JRF aspirants, those who are preparing for education subject paper 2. So friends, today's session going to be really important क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है ये बेसिकली यूनिट 6 के पार्ट 4 के साथ डील कर रहा है. एज ऑफ नाउ हमने यूनिट 6 के 3 पार्ट्स तक कंप्लीट रिवाइज कर लिया है अपने कॉन्सेप्ट्स को, जिसके अंदर हमने यहाँ पे ये हाइपोथेसिस क्या है और टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स क्या है और जितनी भी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 4 स्पेशली, जो कि हमारी यूनिट 6 का है. तो इसके अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च एंड व्हाट आर द क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइंस, जिसके अंदर ग्राउंडेड थ्योरी डिज़ाइन आता है, नैरेटिव रिसर्च आता है, केस स्टडी आता है, इसके साथ साथ एथनोग्राफी और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो लास्ट नहीं है, लीस्ट नहीं है, विच इज़ ट्रायंगुलेशन मिक्स मेथड डिज़ाइन, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ मिक्स मेथड डिज़ाइन है जो हम वो डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट गेटिंग देरी लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस सेशन. तो इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं. ओके, सो एज ऑफ नाउ मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ. सो बिफोर टू स्टार्ट व्हाट इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस, फर्स्ट एक बार हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरफ एक बार झांक लेते हैं कि व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस. तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या था, क्वांटिटेटिव अप्रोच के अंदर हम क्या करे थे कि क्या हो रहा था, व्हाट इज़ हैपनिंग, किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे कि व्हाट इज़ हैपनिंग, जो कि स्पेसिफिकली फोकस करता था रिसर्च क्वेश्चंस पे, जो हम हाइपोथेसिस जनरेट करते थे, जिसके अंदर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को कलेक्ट करते थे अपने इंडिविजुअल से और उनकी डेटा को ना सिर्फ हम डिस्क्राइब करते थे लेकिन उसके साथ साथ हम टेस्ट करके उसे डिडक्टिवली और टेस्ट करने के बाद उसके कुछ इन्फ्रेंसेस निकालते थे, जनरल हम कंक्लूजन्स निकालते थे, वो हम ड्रॉ करते थे अबाउट सम लार्ज पॉपुलेशन. तो ये हमारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस था. अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की, विच इज़ अपोजिट टू दी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्योंकि इसके अंदर एक तरह की एक्सेप्शन है कि इसमें हम अपनी जो भी रिजल्ट्स होते हैं स्टडी के उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते. जनरलाइज इन द सेंस, फॉर एग्जांपल आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को स्टडी कर रहे हैं, जो आउटकम निकल कर आया है वो आप किसी और में आप उसको जनरलाइज नहीं कर पाएंगी. ठीक है, जो आपकी स्टडी के रिजल्ट्स है वो आप जो जनरलाइज नहीं होगी, दूसरे से मेल नहीं खाएंगे, ठीक है, जनरलाइज नहीं करेंगे. तो ये इसकी एक सबसे बड़ी एक्सेप्शनल केस होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस का, और एक तरह का अप्रोच होता है जिसके अंदर आप कुछ न्यू चीज़ को, कुछ न्यू स्टडी जनरेट तो करते हैं, इंटरेस्ट आप लेकर आते हैं, इंटरेस्ट जनरेट करते हैं रिसर्चर का क्वेश्चंस में, उनके हाइपोथेसिस को बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर आप हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं कर पाते, ना ही अपनी स्टडी को जनरलाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये एक क्वालिटेटिव एनालिसिस की एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. इसके अलावा जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है ये आपका वेरी करता है मेथड के ऊपर कि कौन सा आप यहाँ पे मेथड ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो उसके अंदर हम सर्वे ले रहे थे, सर्वे कंडक्ट कर रहे थे, है ना, सर्वे हम उसको कंडक्ट कर रहे थे. इसके अलावा यहाँ पे हम चेकलिस्ट प्रिपेयर कर रहे थे. ये क्वांटिटेटिवली उसका जो डेटा है वो हम नंबर के फॉर्म में कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है इसके अंदर हम नंबर के फॉर्म में डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे. ये आपका कम्प्लीटली डिपेंड होता है कि जब हमें ऑब्जर्वेशन करना है, किसी पर्टिकुलर फिनोमिना को ऑब्जर्व करना है, इन डेप्थ इंटरव्यूज़ लेने हैं, फेस टू फेस हमें इंटरव्यू कंडक्ट करने हैं, स्ट्रक्चर इंटरव्यू शेड्यूल बनाना है या अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू शेड्यूल बनाना है, या फिर हम टेलीफोनिक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशंस कर रहे हैं, उसके थ्रू डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. तो ये सब कुछ आपके क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर आते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के अंदर इंक्लूडेड है. जब भी हम यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च को कैरी कर रहे होते हैं तो मेन हमारा मोटिव यही होता है कि हमें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग गेन करनी है, यानी कि रिचली डिटेल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर फिनोमिना की, किसी पर्टिकुलर टॉपिक की, इशू की, मीनिंग की. और मेनली ये जो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस तब करते हैं व्हेन वी वांट टू फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्टिकुलर सिचुएशन, कि जब हमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस चाहिए किसी पर्टिकुलर फिनोमिना का, इसलिए हम यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं. ठीक है, तो और क्वालिटेटिव एनालिसिस में जैसे कि आप देखोगे कि क्वांटिटेटिव में क्या हो रहा था, हम चीज़ों को यहाँ पे टेस्ट करे थे, अपनी स्टडी को जनरलाइज करे थे, यूनिवर्सैलिटी लेकर आ रहे थे. एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे जो ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये आपका यूनिवर्सल है,
जिसको आप जनरलाइज कर रहे हैं अपने फाइंडिंग्स को, लेकिन यहाँ पे जो क्वालिटेटिव में आप अपनी जो स्टडी को जनरलाइज नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप किसी एक छोटे से एक्सपेक्ट को देख रहे हैं और वो किसी बड़ी सिचुएशन को आप देख रहे हैं जो सब पे लागू नहीं होती। तो यही कह रहा है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन है ये मेनली कंसर्न होता है किस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, व्हाई कि क्यों हुआ है, हाउ ये कैसे हुआ है, ठीक है। जबकि जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम किस क्वेश्चन को आंसर कर रहे थे कि व्हाट इज हैपनिंग, कि क्या हो रहा है, यहाँ पे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो हम इन क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हैं, विच इज अनलाइक द क्वांटिटेटिव। तो आई होप आपको इतना एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब इसके अंदर हम कई तरीके के यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन करके। यहाँ पे आपके जो डिज़ाइंस होते हैं रिसर्च डिज़ाइंस के, जैसे कि ग्राउंडेड थ्योरी डिज़ाइन क्या है, नैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन क्या है, केस स्टडी क्या होता है, और यहाँ पे एथनोग्राफी क्या है, तो अब इसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज ग्राउंडेड रिसर्च। अभी ग्राउंडेड रिसर्च क्या है, व्हाट इज ग्राउंडेड रिसर्च? तो ग्राउंडेड रिसर्च मेनली ये आपका ग्लेजर ने दी है, ठीक है। ग्लेजर और स्ट्रॉस ने दिया है 1960 में। एक तरह का अप्रोच है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, केयरफुल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं किसी सोशल वर्ल्ड की, जो आपको लीड करेगा किसी पर्टिकुलर थ्योरी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। जैसे कि हम यहाँ पे फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, बेसिक से लेकर चलते हैं, किसी फिनोमिना के बारे में हमें नहीं पता होता तो हम उसका बेसिक से लेकर, बेसिक यूनिट से लेकर उसको आगे जाके पूरी थ्योरी में हम कन्वर्ट करते हैं, थ्योरी पूरी कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसी तरीके से जो हमारी ग्राउंडेड रिसर्च है, इसके अंदर भी हम कोई पर्टिकुलर थ्योरी है उसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्राउंडेड जो रिसर्च से रिलेटेड है। इसके अलावा यहाँ पे जो ग्राउंडेड रिसर्च होती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट बेसिक अप्रोच होता है, जो कि मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, क्योंकि काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, ये काफ़ी प्रोमिनेंटली यूज होता है, ठीक है, काफ़ी प्रोमिनेंटली यूज होता है, काफ़ी अच्छी टेक्निक है ये। और ये हर कोई जो रिसर्चर है जो क्वालिटेटिव स्टडी करना चाहता है, इस ग्राउंडेड रिसर्च को वो यूज़ करता है। यहाँ पे जो ग्राउंडेड थ्योरी है या ग्राउंडेड रिसर्च कह सकते हैं इसको, ये क्या रेफर करता है, एक तरह का प्रोसेस कि जब हमें जनरेशन करनी है किसी पर्टिकुलर थ्योरी को, जो कि किसके ऊपर बेस्ड होता है कि जब हम कोई पर्टिकुलर डेटा है वो कलेक्ट करते हैं, तो उनके डेटा को जब कलेक्ट करके हम बाद में जाके थ्योरी के फॉर्म में उसको डेवलप कर देते हैं। तो यही आपको ग्राउंडेड रिसर्च थ्योरी कहला रहा है। ग्राउंडेड रिसर्च थ्योरी एक तरह के इटरेटिव है, इवॉल्विंग है, जो कि एम क्या है, मेन कोई न्यू थ्योरी को कंस्ट्रक्ट करना, कलेक्ट करना अपने डेटा को ऑन द अकाउंट्स ऑफ दोज डेटा, ठीक है। यहाँ पे जो ग्राउंडेड थ्योरी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मेनली सबसे पहले आप क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर डेटा है उसको आप कलेक्ट करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है, और एक तरह का आप उसको फॉर्म करते हैं। जो डेटा होता है यहाँ पे आप पर्टिकुलर ग्रुप में, पहले आप ग्रुप के अंदर उसको आप लगाते हैं, पहले आप वन बाय वन करके डेटा लेते हैं, फिर बाद में जाके उसको ग्रुप करते हैं, कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, कैटेगरीज बनाते हैं और थीम्स बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो डेटा कलेक्शन प्रोसेस होता है ये मेनली इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय द साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स, कैटेगरीज और थीम्स। अब ये है क्या कॉन्सेप्ट, कैटेगरीज और थीम्स क्या है, इसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले गोल्स देख लेते हैं, मेनली इसका गोल्स क्या है, इसका एम क्या है। सो ग्राउंडेड थ्योरी होती है, इसके अंदर आप इसकी सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप्स चलते हैं, आप डेटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम मोर देन वन सोर्स, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ एक पर्टिकुलर सोर्स से डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको किसी फिनोमिना के बारे में स्टडी करनी है बेसिक वे में, उससे पहले आपको नहीं पता, कुछ ऐसे रिसोर्सेज आपके पास कम अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे, आप जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको वन बाय वन करके कलेक्ट करेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप्स को फॉलो करेंगे और एक या एक से ज़्यादा सोर्सेज से आप लेंगे, फिर बाद में जाके जो आपकी थ्योरी जो बनेगी वो सबसे एक अच्छा आउटपुट होगी, जिसमें कैसे वो होगी कि जब आप अपने डेटा को कंसेप्ट्स में बनाएंगे, कैटेगराइज करेंगे, कोड करेंगे, तब जाके एक तरह की हमें थ्योरी एज अ आउटपुट इसमें मिलेगा। जो ग्राउंडेड थ्योरी होती है मेनली फॉर्मुलेट करती है हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन कॉन्सेप्चुअल आइडियाज। अब यहाँ पे ये फॉर्मुलेट कर रही है, टेस्ट नहीं कर रही। ग्राउंडेड थ्योरी विल हेल्प यू टू फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस, क्योंकि आपको पता है हाइपोथेसिस बनाने के लिए भी काफ़ी क्रिएटिविटी चाहिए। आपको यहाँ पे हर एक फिनोमिना को पहले आप क्या लेकर चलते हैं, एक पर्टिकुलर फिनोमिना को आप यहाँ पे
हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर बाद में जाके उसको टेस्ट करते हैं। तो जो ग्राउंडेड थ्योरी होती है ये आपको फॉर्मुलेट करने में हेल्प करती है हाइपोथेसिस को, ठीक है। यहाँ पे जो ग्राउंडेड थ्योरी होती है ये क्विक होती है, फास्टर होती है। इसके अंदर रिसर्चर डीलिमिट्स करता है डेटा को बाय फील्ड नोटिंग, इंटरव्यूज एंड सून आफ्टर जनरेट कॉन्सेप्ट्स। पहले डेटा कलेक्ट करता है रिसर्चर, डीलिमिट करता है। डीलिमिट यानी कि अपने एम के अनुसार, अपने रिसर्चर एम के अनुसार उसको डीलिमिट करता है। डीलिमिट करता है, जो उसके लिए रेलेवेंट है उसको वो रखता है। सिलेक्टिव कोडिंग करता है, उसके बाद में जाके वो जनरेट करता है कॉन्सेप्ट्स जो कि फिट होते हैं उसके डेटा से, ठीक है। और ये पूरा इस तरीके से फिनोमिना पूरा चलता है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं मेनली ग्राउंडेड थ्योरी को करने के लिए। तो सबसे पहले जो बेसिक स्टेप्स मैं आपको बता देती हूँ, बाद में जाके हम इसको और फर्दर मैंने कैटेगराइज करके बनाए हैं इन दी टैबुलेटेड फॉर्म। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं, जो कि मोर बेसिक स्टेप्स हैं जो ग्राउंडेड रिसर्च के अंदर इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है वो स्टेप होता है कि आपको जो सब्सटेंसिव एरिया है कि किसके ऊपर आपने स्टडी करनी है वो आप पहले डिसाइड करते हैं, यानी कि आइडेंटिफाई दी सब्सटेंसिव एरिया। आइडेंटिफाई यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, उसके हिसाब से आप देखना। सबसे पहले क्या करते हैं स्टेप्स में, ये स्टेप्स है आपकी जो कि काफ़ी कॉमन है। आइडेंटिफाई दी सब्सटेंसिव एरिया। सब्सटेंसिव एरिया कि सब्सटेंसिव एरिया क्या है, ऑन विच यू वांट टू स्टडी, कि किसके ऊपर आप स्टडी करना चाहते हैं। फिर जब आप सब्सटेंसिव एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं, देन नेक्स्ट स्टेप जो आपका आता है वो आता है कलेक्ट करना, ठीक है, डेटा को कलेक्ट करना। अब आपने प्रॉब्लम तो देख ली, सब्सटेंसिव एरिया देख लिया, अब उससे रिलेटेड आपको डेटा कलेक्ट करना है। फिर आता है थर्ड स्टेप जिसको हम कहते हैं यहाँ पे कोडिंग, ठीक है। कोडिंग यहाँ पे करते हैं। अब जो डेटा आपने कलेक्ट किया होता है इसको आप कोड करते हैं। कोड करते कैसे कोड करते हैं, यहाँ पे 3 तरीके की कोडिंग होती है, ओपन कोडिंग, एक्सेल कोडिंग, ठीक है। ओपन कोडिंग होती है, एक्सेल कोडिंग होती है और सिलेक्टिव कोडिंग होती है, ठीक है। ये अभी हम देखेंगे कि किस किस तरीके से करते हैं। अभी मैं आपको एक तरह का ओवरव्यू दे रही हूँ कि इन स्टेप्स में हमारी जो ग्राउंडेड रिसर्च है वो चलती है। ओपन कोडिंग में यहाँ पे होती है, फिर आती है एक्सेल कोडिंग और सिलेक्टिव कोडिंग। अब यहाँ पे आपकी कोड एंड कैटेगरीज बनती है। सबसे पहले जो ओपन कोडिंग होती है इसके अंदर आप क्लासीफाई करते हैं कैटेगरीज, ठीक है। क्लासीफाई करते हैं कैटेगरीज, जैसे कि आपने कोई डेटा कलेक्ट किया है, इसको आप कुछ कैटेगरी में आप कैटेगराइज करें, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरीज, ठीक है। फिर आता है आपका यहाँ पे सेकंड जिसको कह रहे हैं एक्सेल कोडिंग। अब जो कैटेगराइज डेटा होता है जो आपने किया होता है उसको आप नेम करते हो और फर्दर उसको आप नेमिंग कर रहे हैं, ठीक है। नेम कैटेगोरियल्स जिसको हम कहते हैं, नेमिंग करना, नेमिंग करना जिसको कह रहे हैं, नेमिंग इन द सेंस कि आप इनके मेमोज बना रहे हैं, ठीक है। मेमोज बना रहे हैं, वो भी देखेंगे मेमोज होता क्या है। जस्ट टेक अ ओवरव्यू कि यहाँ पे मेमोज क्रिएट होते हैं। सबसे पहले आपने कोड किया, कोडिंग के लिए आप ओपन कोडिंग कर रहे हैं, यानी कि अब डेटा को क्लासीफाई करें, कैटेगराइज करे हैं। देन नेक्स्ट स्टेप होता है कि जब आप उस कैटेगराइज डेटा को बाद में जाके उसको नेमिंग कर रहे हैं जिसको हम मेमोज कह रहे हैं। फिर आता है सिलेक्टिव कोडिंग। सिलेक्टिव कोडिंग इन द सेंस कि जो आपके लिए रेलेवेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसको रखना है, रेलेवेंसी के तौर पे, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ स्टेप आता है आपका, वो होता है राइट करना मेमोज थ्रू आउट द प्रोसेस, राइट करना मेमोज को थ्रू आउट द प्रोसेस। तो ये आपका फोर्थ स्टेप होता है, ठीक है। थ्रू आउट द प्रोसेस आपको जो मेमोज को राइट करना है। फिर आता है आपका कंडक्ट करना, सिलेक्टिव कोडिंग, ठीक है। कंडक्ट करते हो आप यहाँ पे सिलेक्टिव कोडिंग को, सिलेक्टिव कोडिंग को आप कंडक्ट करते हो। फिर आता है सॉर्ट करना, सॉर्ट करना, थीम्स जनरेट करना। अब इसमें से भी कई तरीके की थीम्स निकल कर आती है, थीम्स आती है, मेमो आते हैं, नेम्स आते हैं जिसको आप सैचुरेट करते हैं। ये आपके 5th स्टेप हो गया, ये 6th स्टेप हो गया। लास्ट में जाके आपका आता है यहाँ पे 7th स्टेप विच इज कॉल्ड रीड दी लिटरेचर। लास्ट में जाके लिटरेचर को रीड करना, रीड दी लिटरेचर, और इसके बेसिस पे आप कोई हाइपोथेसिस है उसको फॉर्मुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं ग्राउंडेड थ्योरी के जो इस प्रोसेस में आपका ये चलता है। यहाँ पे अब जो आपको मेनली जो स्टेप्स है उसके अंदर ग्रुप करके दिखाए गए, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या है कि मेमोज क्या है, कैसे सॉर्ट करते हैं और कैसे राइट करते हैं ग्राउंडेड थ्योरी को। तो इसके अंदर अभी हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले आता है मेमोज।
मेमोज क्या है? मेमोज आर द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स होते हैं जो कि रिसर्चर राइट करता है और प्रिपेयर करता है। एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे कोई क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहा है रिसर्चर, ग्राउंड पे आपको आपको कोई टास्क दिया है कि आपको प्राइमरी स्टूडेंट्स के बिहेवियर को स्टडी करनी है। प्राइमरी स्टूडेंट्स के बिहेवियर को स्टडी करनी है कि वो मैथमेटिक्स के अंदर क्या उनको एंजाइटी हो रही है, क्या उनके करेक्टरिस्टिक्स है, कैसा एटीट्यूड है, आपको स्टडी करना है। तो उसके लिए आप जो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं ना कि फॉर एग्जांपल अगर टीचर ने कुछ आपको टास्क दिया है, बच्चे को टास्क दिया है और बच्चे ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, तो उसका आप छोटे छोटे नोट्स में प्रिपेयर कर रहे हैं, कि छोटे छोटे नोट्स लिख रहे हैं। तो वो शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में जो आप उसको फॉर्म बनाते हैं, राइट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो वो आपके मेमोज कहला रहे हैं। मेमोज एक तरह का एक्ट ऑफ सोर्स होता है डेटा का, जो कि फर्दर पुट करता है अदर प्रोसेस ऑफ एनालिसिस में। ये आपकी हेल्प करता है आपको आगे जाके इंटरप्रिटेशन करने में डेटा में, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता हमेशा ही कि क्वांटिटेटिव तरीके से ही आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया, लेकिन कुछ ऐसी अलग सी चीज़ें, कुछ ऐसे कोड्स जो कि विद इन दी ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसे निकल कर आए हैं जो आप सोचते हो कि आपकी स्टडी के लिए, एनालिसिस के तौर पे आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी, तो उसको आप मेमोज के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि छोटे छोटे नोट्स उसके बनाते हैं। अब ये जो नोट्स है ये 3 तरीके के बन सकते हैं, या तो आप थ्योरेटिकल नोट्स प्रिपेयर करें, या फील्ड नोट्स प्रिपेयर करें, या फिर कोड नोट्स प्रिपेयर करें। जो थ्योरेटिकल नोट्स होते हैं एक तरह का फॉर्म ऑफ नोट होता है जिसके अंदर डिटेल्स होती है रिगार्डिंग हाउ अ टेक्सुअल डेटा इज रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग लिटरेचर ऑफ अ कंसर्न स्टडी, तो जिसको हम थ्योरेटिकल नोट कह रहे हैं। दूसरी तरफ होता है फील्ड नोट। एक तो थ्योरेटिकल नोट की जैसे मैंने आपको पढ़ाया, आपको कोई थ्योरी पढ़ाई है, उसके अंदर मैंने अपनी ही भाषा में इंटरप्रिटेट करके आपके लिए छोटे नोट्स बना दिए, टेक्सुअल डेटा बना दिया, तो वो आपके थ्योरेटिकल नोट्स के ऊपर आ गई कि कोई एग्जिस्टिंग लिटरेचर है कंसर्न स्टडी का, उसी से रिलेटेड मैंने आपके लिए कुछ नोट्स प्रिपेयर कर दिए, तो वो थ्योरेटिकल नोट के अंदर आ गया। दूसरी तरफ फील्ड नोट। फील्ड नोट ऐसे नोट्स होते हैं जो कि रिसर्चर जब कम्युनिटी में एंगेज होता है या फिर डेटा कलेक्ट कर रहा होता है अपने पार्टिसिपेंट से, तो उनकी उस डेटा कलेक्शन के दौरान वो कुछ नोट्स प्रिपेयर करता है अपने, ताकि वो नोट्स का यूज़ कर पाए फ्यूचर रेफरेंस के लिए डेटा एनालिसिस के तौर पे। तो वो फील्ड नोट कहला रहा है कि कंसिस्ट ऑफ नोट्स प्रिपेयर्ड व्हेन द रिसर्चर एक्टिवली पार्टिसिपेट्स विद द पॉपुलेशन कल्चर ऑफ अ कम्युनिटी अंडर द स्टडी, तो ये फील्ड नोट होता है। फिर आता है आपका थर्ड, जिसको हम कह रहे हैं कोड नोट्स। अब इसके अंदर आप नेमिंग करते हैं, आप लेबलिंग करते हैं, कैटेगराइज करते हैं चीज़ों को, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर इवेंट को आप कैटेगराइज करते हैं। जो कोड नोट्स होते हैं ऐसे नोट्स होते हैं जिसको आप डिस्कस करते हो कोड्स को ऑफ सच लेबलिंग। अब एग्जांपल है, जैसे कि आपको यहाँ पे बच्चे की सिंगिंग एक्टिविटी देखनी है, तो सिंगिंग एक्टिविटी को आप लेबल कर रहे हैं कि सिंगिंग एक्टिविटी में क्या, कि बच्चा यहाँ पे पोयम रिसाइट कर रहा है, सॉन्ग गा रहा है क्लासरूम में, तो ये आप उसे नेमिंग कर रहे हैं, आप लेबलिंग कर रहे हैं कि सिंगिंग एक्टिविटी है, तो इसका आप कोड दे रहे हो उसको कि 1 कोड देना। अगर बच्चा यहाँ पे बच्चा यहाँ पे अगर राइटिंग कर रहा है, स्क्रिबलिंग कर रहा है, या फिर कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस को फॉर्म कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आपको बच्चे को नंबर देना है, आपने ऑब्जर्व करा है तो उसको नंबर देना है, तो आप उसे कोड की फॉर्म में करेंगे कि एग्जाम्पल 2। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि जब हम टीचर को फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस में क्लासरूम ट्रांजैक्शन को स्टडी कर रहे थे कि टीचर का किस तरीके से बिहेवियर है क्लासरूम के अंदर, तो उसके अंदर हमने कोड के फॉर्म में देखा था कि व्हेन द टीचर इज एक्सेप्टिंग द फीलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, सो हम उसको क्या कोड दे रहे थे, यहाँ पे 1 दे रहे थे। जब टीचर यहाँ पे प्रेज कर रही थी विद इन द क्लासरूम अपने स्टूडेंट्स को, और जब हम उनका ऑब्जर्वेशन कर रहे थे क्लासरूम के अंदर ट्रांजैक्शन कैसा है, तो उसके लिए हम टीचर को कोड दे रहे थे 2, जैसे कि एक्सेप्ट करना फीलिंग, सो वी आर गिविंग द कोड 1 दे रहे थे। और जब हम प्रेज कर रहे हैं टीचर, बच्चों को एनकरेज कर रहे तो 2 दे रहे हैं, बच्चों की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करी है तो 3 दे रहे हैं। इस तरीके से हम इसको कोड कर रहे थे। तो वही आपको ये कोडिंग नोट्स आपको कहला रहा है कि जब आप नेम कर रहे हैं, लेबलिंग कर रहे हैं। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप्स ग्राउंडेड थ्योरी का, विच इज सॉर्टिंग, कि जब आपने जो शॉर्ट नोट्स लिया है उसको आप आगे जाके मीनिंगफुल वे में उसे आगे लगाना, मीनिंगफुल वे में ऑर्गेनाइज करना, सॉर्ट करना, तो वो आपका सॉर्टिंग कहला रहा है कि शॉर्ट नोट्स और द मेमोज आर प्रिपेयर्ड
द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन इज सॉर्टेड इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज देम इन अ प्रॉपर ऑर्डर। तो ये आपका सॉर्टिंग कहला रहा है। सॉर्टिंग हमेशा ही हेल्प करता है एक रिसर्चर को कि प्योर कर पाए सारे के सारे डेटा को, प्रॉपर ऑर्डर में लगा पाए, ठीक है, और प्रॉपर ऑर्डर में बना पाए और एक तरह का प्रॉपर लिंकेज बना पाए। अब एग्जांपल है जैसे कि हम यहाँ पे अपनी रिवीजन कर रहे हैं, यूनिट 6 की रिवीजन कर रहे हैं सीक्वेंस फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जितनी भी आपको कंटेंट दिया है मैंने उसको सीक्वेंस वाइज करा है, ऑर्डर वाइज आपको आपके लिए लेकर आया है। क्यों ऑर्डर वाइज? क्यों? ताकि आप उसे ऑर्डर में सीख पाए कि ये कॉन्सेप्ट के बाद ये आता है, एक तरह का लिंकेज बना के आप कॉन्सेप्ट्स को इजी तरीके से, इफेक्टिवली तरीके से गेन कर पाए। तो इसी तरीके से जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो वी आर ऑर्गेनाइजिंग डेटा स्पेसिफिकली कि ताकि हम उस इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल वे में इंटरप्रिटेट कर पाए, ठीक है। तो ये हमारी सॉर्टिंग हो गया। फिर आता है आपका थर्ड स्टेप विच इज कॉल्ड राइटिंग इन ग्राउंडेड थ्योरी। जब हमने मेमो बना लिया, लेबलिंग कर लिया अपने डेटा को, सॉर्ट कर लिया अपने डेटा को इन अ मीनिंगफुल वे, इफेक्टिव वे, प्रॉपर लिंकेज बना लिया, नाउ एट द एंड हम अपनी ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर इसको राइट करते हैं, एक थ्योरी बनाते हैं। उसके लिए यहाँ पे जो ग्राउंड पे जो थ्योरिस्ट होता है अरेंज करता है, रिलेट करता है कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को वर्ड्स के फॉर्म में। यहाँ पे जो रिसर्चर का स्टेप होता है कि एक तरह का शेप देना, एक तरह का शेप देना, एक तरह का मीनिंग देना कि आपने डेटा तो कलेक्ट कर लिया, अब थ्योरी बना रहे हैं तो उसको आप लिंक कर करके उसे शेप दे रहे हैं इन अ मीनिंगफुल वे। तो ये लास्ट का प्रोसेस होता है कि जो कलेक्टेड डेटा है उसको अपने पर्सपेक्टिव से यहाँ पे इंफॉर्मेशन को इंटरप्रिटेट करना, लास्ट में जाके थ्योरी बनाना, और ऑल्सो बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अपने डेटा को जो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन हुई है उसको लिंक बनाना एग्जिस्टिंग रेलेवेंट लिटरेचर से, ताकि आप इस थ्योरी को पुट कर पाए स्कॉलरी कॉन्टेक्स्ट में, ताकि वो आगे जाके यूजफुल हो। तो उसके लिए भी आप ये कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आप अपनी भाषा में इंटरप्रेट नहीं करना है, उसका लिंक भी बनाना है। जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, जो एग्जिस्टिंग जो आपका रेलेवेंट लिटरेचर है उसके साथ आपको ऑर्डर में लेकर आना है अपनी थ्योरी को, और एक तरह का स्कॉलरी कंटेंट कॉन्टेक्स्ट उसको बनाना है, कॉन्टेक्स्ट लेकर आना है। तो ये हमारी राइट इन ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर हो गई है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये पिक्चर के फॉर्म में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले सब्सटेंसिव एरिया को आप स्टडी करते हैं, फिर उसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करते हैं, थ्योरेटिकल सैम्पलिंग करते हैं, ओपन कोडिंग करते हैं, साथ के साथ मेमोइंग चलती रहती है। मेमोइंग यानी कि लेबलिंग करना, आप जो डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ओपन कोडिंग करना, कैटेगराइज करना अपने डेटा को, फिर आता है कांस्टेंट कंपैरिजन करना मेथड को, फिर कोर कैटेगरी देखना। कोर कैटेगरी इन द सेंस कि जब आप थीम यहाँ पे जनरेट करते हैं, डेटा को कलेक्ट करना, सिलेक्टिव कोडिंग करना, मेमो करना, तो ये आपका चलता रहता है। लास्ट में जाके सॉर्टिंग करना और उसके बाद अपनी थ्योरी को राइट करना, ठीक है। यहाँ पे अब देखो कोडिंग है, यहाँ पे 3 तरीके की कोडिंग होती है। अब इस कोडिंग को भी ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले आता है ओपन कोडिंग, ठीक है। ओपन कोडिंग, अब ये कोडिंग क्या है? एक तरह का प्रोसेस है कि जब आप आइडेंटिफाई करें, लेबल करें, एनालाइज करें फिनोमिना को जो कि आपको टेक्स्ट में फाउंड हुआ है। इसके अंदर जो ग्राउंड थ्योरीज होता है ऑन द बेसिस ऑफ द जनरलाइजेशन कैटेगरीज कैटेगराइजेस द नेम्स, इवेंट्स और प्रॉपर्टीज इनटू द मोर जनरल कैटेगरीज और डायमेंशंस। अब इसके अंदर जनरल वे में आप अपने जो डेटा को कैटेगराइज कर रहे हैं, यहाँ पे डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, इवेंट्स को, प्रॉपर्टीज को जनरल फॉर्म में, जनरल कैटेगरीज बना रहे हैं, जनरल डायमेंशंस बना रहे हैं, जो कि फर्स्ट टाइप ऑफ कोडिंग होती है। सेकंड जो कोडिंग होती है, सेकंड कोडिंग होती है आपकी एक्चुअल कोडिंग। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअल कोडिंग के अंदर आप यहाँ पे एक तरह का प्रोसेस है कि जो आप रिलेट कर रहे हैं कैटेगरीज को और उसकी प्रॉपर्टीज को टू दी अदर, ईच अदर विद द हेल्प ऑफ डिडक्टिव और इंडक्टिव थिंकिंग। दोनों थिंकिंग प्रोसेस का आप यूज कर रहे हैं, डिडक्टिवली और इंडक्टिवली सीख रहे हैं, एक तरह का कॉजल रिलेशन बना रहे हैं, कॉजल रिलेशन बना रहे हैं, उसे एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। और बाद में जाके उसको आप यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में कोड कर रहे हैं विदाउट शोइंग मच इंटरेस्ट ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ फिनोमिनन इटसेल्फ, ठीक है। तो ये एक्चुअल कोडिंग कर रहे हैं, सेकंड टाइप ऑफ कोडिंग है। फिर आता है सिलेक्टिव कोडिंग। अब सिलेक्टिव कोडिंग क्या होता है? इसके अंदर जो मेजर वन होता है, सेंटर होता है, कोर होता है, उसको आप सिलेक्ट करते हैं, उसकी मेजर कैटेगरी आप बना रहे हैं, ठीक है। मेजर कैटेगरी आप बना रहे हैं उसकी, तो ये आपकी होगी सिलेक्टिव कोडिंग, ठीक है। तो ये आपकी पूरे इस प्रोसेस में चलती है। इसके यहाँ पे आपको ये बताया हुआ है फॉर्म में कि आप क्या करें। सबसे पहले ओपन कोडिंग करना, जनरल वे में कॉन्सेप्ट्स बनाते हो,
फिर एक्सेल कोडिंग के अंदर सब कैटेगरीज बना रहे हो, उसमें से छोटी छोटी कैटेगरीज बना रहे हो। फिर आता है सिलेक्टिव कोडिंग, जिसमें आपकी कोर कोडिंग कैटेगरी बन जाती है, कोर कैटेगरी है वो आपकी प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स ऑफ कोडिंग हो गए। ये जो पिक्चर आपको दी हुई है, ये पिक्चर है आपकी ये डेटा को कलेक्ट कैसे करना है, कैसे मेमोज बनाना है, कैसे कैटेगरीज करें। तो ये एक तरह का पूरा मैकेनिकल वे में चल रहा है। तो ये पिक्चर के फॉर्म में आपको बताया कि जब थ्योरेटिकली सैम्पलिंग करते हैं तो कैसे इनिशियल सैम्पलिंग में क्या होता है कि आप डेटा कलेक्ट करते हैं, मेमो बना रहे हैं, डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, थ्योरेटिकल सैचुरेशन करते हैं, यहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हैं, इनिशियल कोडिंग, फोकस कोडिंग, थ्योरेटिकल कोडिंग, फिर बाद में जाके आप कैटेगरीज बना देते हैं उसकी, फिर कॉन्स्टेंट कंपैरिजन करते हैं उसका कैटेगरीज में और इसका ये कोड्स में। ठीक है, तो ये आपको एक तरह का मैकेनिकल फिनोमिना के थ्रू समझाया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, इतना भी सफिशिएंट है अगर आपने ये पूरा प्रोसेस देख लिया होगा। नाउ अब इसकी स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ यही होता है कि ये हेल्प करता है हमें फॉर्मुलेट करने में पॉलिसीज को, किसी प्रोग्राम की वैल्यूएशन को रिसर्च करने के लिए, यहाँ पे अनआंसर्ड क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। एग्जांपल, जैसे कि आपको पता नहीं है कि इसके पीछे इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये क्यों है, इसकी एग्जिस्टेंस क्यों है, तो उसके बारे में आप स्टडी करते हैं, जो अनआंसर्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये मेनली एनालिसिस करते हैं, इसका यूज होता है कंज्यूमर्स की डिमांड को एनालिसिस करने के लिए। जैसे कि अगर कोई मार्केट रिसर्च कर रहा है या मार्केट के अंदर है, तो वो जो रिसर्चर है वो क्या करता है, सब एनालिसिस करता है कि मेरे कस्टमर्स की क्या डिमांड है, उनकी क्या प्रेफरेंसेस है, उसके अकॉर्डिंग ही वो ग्राउंड रिसर्च करता है और बाद में जाके वो उनके लिए कुछ न्यू प्रोडक्ट लेकर आता है। ये हो गया, ये एनालिसिस करता है प्रोडक्ट की पोजीशनिंग को, एडवर्टाइजिंग अपॉर्चुनिटीज को। ये हेल्प करता है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, सबसे ज्यादा एजुकेशन की फील्ड में, कि ग्राउंड की क्या रियलिटी है, क्या प्रॉब्लम है, उसको स्टडी करना, फिर कुछ एक तरह की पॉलिसी लेकर आना, कोई थ्योरी बनाना। तो उसके लिए ये हेल्प करती है। सबसे बड़ी इसकी स्ट्रेंथ है जब वुमेन स्टडीज करते हैं या इंफॉर्मेशन की स्टडी करते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर, कम्युनिटीज के अंदर, ग्राउंड पे हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं। हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन की क्या साइकोलॉजी है, उसका क्या एक्सपीरियंस है। दूसरी तरफ इसके कुछ वीकनेसेस होते हैं कि इसमें क्या होता है ना कि जो हम कलेक्शन कर रहे हैं डेटा का, ये हेल्प तो करता है इंफॉर्मेशन में, अटेन करने में, मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन, लेकिन येट इसकी जो वैलिडिटी होती है ना वो क्वेश्चनेबल होती है, क्योंकि आप इसको टेस्ट तो कर नहीं सकते, आप अपनी इस रिजल्ट की स्टडी को जनरलाइज तो कर नहीं सकते। तो इसलिए इसकी जो वैलिडिटी है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चनेबल है कि क्या ये सही है, वैलिड है, रिजल्ट्स भी रिलायबल निकल के नहीं आएंगे इसके। तो ये इसका वैलिडिटी है जो ये काफी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये सबसे बड़ी की इसकी वीकनेस है। दूसरी तरफ जो आप चांसेस होता है रिसर्चर का कि इस जो डेटा वो कलेक्ट कर रहा है ना ग्राउंड पे, कोई प्री कंसीव नोशन के साथ करे। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ वनरेबल चिल्ड्रन पे, और वनरेबल चिल्ड्रन पे भी स्टडी कर रही हूँ ग्राउंड पे, तो यहाँ पे जो मैं डेटा लेने जाऊंगी तो कुछ प्री कंसीव नोशन के साथ लेकर जाऊंगी कि वनरेबल चिल्ड्रन है, हाँ तो यहाँ पे कि ये जरूर यही होगा कि वो पॉवर्टी होगी, गरीबी होगी, या फिर उनका जो घर का एटमॉस्फेयर है वो ऐसा होगा कि वो जो बच्चे हैं वो क्राइम में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि वो गरीब है, वनरेबल है, तो वो जरूर है कि ये हो सकता है कि वो क्राइम में इन्वॉल्व हो, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी हो। तो ये क्या है कि प्री कंसीव नोशन के साथ में रिजल्ट लेने जा रही हूँ, डेटा कलेक्ट करने जा रही हूँ। तो ये क्या है, एक तरह की सबसे बड़ी वीकनेस है कि रिसर्चर यहाँ पे प्री कंसीव नोशन के साथ डेटा कलेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्टडी है एग्जैक्ट एप्रोप्रिएट रिजल्ट निकाल के नहीं देती। ठीक है, तो ये आपके कुछ वीकनेसेस है और कुछ स्ट्रेंथ है ग्राउंडेड रिसर्च की। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ सेकेंड इज नैरेटिव रिसर्च। अब नैरेटिव रिसर्च क्या है? नैरेटिव रिसर्च जिसको हम कह रहे हैं एक तरह का, ये भी एक तरह का क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन है, जिसके अंदर आप स्टोरीज कलेक्ट करते हैं इंडिविजुअल की। आप इंडिविजुअल की स्टोरीज है वो सुनते हैं, उसके उनके एक्सपीरियंसेस को जानते हैं, उनके मीनिंग क्या है उनकी लाइफ का वो आप इसके अंदर डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, लाइफ के एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करते हैं, मीनिंग ऑफ द एक्सपीरियंस विद द इंडिविजुअल। तो ये हमारी नैरेटिव रिसर्च डिजाइन कहला रही है। ठीक है, जो नैरेटिव रिसर्च डिजाइन होता है यहाँ पे जो आपको बताया है, नैरेटिव के अंदर आप कैसे भी, या तो आप जर्नल्स या लेटर्स या कन्वर्सेशन करके
या ऑटो बायोग्राफिक्स पढ़ के या ट्रांसक्रिप्ट्स करके, इन डेप्थ इंटरव्यूज लेके या फोकस ग्रुप डिस्कशन लेके, इस तरीके से आप नैरेटिव रिसर्च को परफॉर्म कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप एक इंडिविजुअल की स्टोरी बैठ के सुने, ऐसा नहीं है। इनकी ऑटोबायोग्राफिक्स भी देख सकते हैं, इनके आप जर्नल्स के थ्रू भी आप नैरेटिव ड्राइव कर सकते हैं, लेटर्स के थ्रू, कन्वर्सेशंस के थ्रू, डेप्थ इंटरव्यूज लेके, फोकस ग्रुप डिस्कशंस करके, तो ये भी आपका नैरेटिव रिसर्च कहलाता है। ठीक है, नैरेटिव रिसर्च इज बेसिकली इज द फॉर्म ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च, इज ऑल अबाउट कलेक्टिंग एंड टेलिंग अ स्टोरी ओवर स्टोरीज। ठीक है, स्टोरी और स्टोरीज, तो ये हमारी नैरेटिव रिसर्च होगी। नाउ यहाँ पे तीन तरीके की आप कह सकते हैं, तीन तरीके की यहाँ पे नैरेटिव रिसर्चेज है, टाइप्स है इसकी, कि टॉपिकल स्टोरीज है, किसी की पर्सनल नैरेटिव लेना या एंटायर लाइफ स्टोरी देखना। जब भी हम टॉपिकल स्टोरीज की बात करते हैं तो मतलब एक तरह की रिस्ट्रिक्टेड थ्योरी होती है अबाउट द वन स्पेसिफिक मोमेंट। अब जैसे कि यहाँ पे देखोगे कि अब फिलहाल में हमारे इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल्स जीते हैं, तो उनमें से सबसे जो गोल्ड मेडल है वो नीरज चोपड़ा है, उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में इंटरव्यू ले रहे हैं हर कोई न्यूज़ चैनल। तो वो आपका कोई पर्टिकुलर फिनोमिना एक स्टडी कर रहा है कि आपकी इसके पीछे इसकी क्या तैयारी रही थी। तो एक तरह की रिस्ट्रिक्टेड स्टोरी, किसी स्पेसिफिक मोमेंट के बारे में समझना कि उन्होंने किस तरीके से वो जेवलिन जो थ्रो उन्होंने किया, कैसे प्रैक्टिस की, और इसके पीछे क्या उसका स्ट्रगल था और किसने हेल्प करी उसके प्रैक्टिस में। तो ये किसी रिस्ट्रिक्टेड स्टोरी के बारे में आप स्टडी करें, उनके कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि यहाँ पे सिंगल इंटरव्यू क्वेश्चन को लेकर आप उनके बारे में स्टोरीज को, नैरेटिव्स को ले रहे हैं। फिर आता है पर्सनल नैरेटिव। पर्सनल नैरेटिव में होता है लॉन्ग इंटरव्यू। लॉन्ग इंटरव्यू, किसी की ऑटोबायोग्राफी जब आप बनाते हैं, उसके पीछे उसकी पूरी हिस्ट्री, उसका पर्सनल क्या रहा था उसके जीवन में, क्या संघर्ष था, कैसे उसकी कहाँ पे एजुकेशन हुई थी, कहाँ पे उसने यहाँ पे उसकी कोई प्रैक्टिस है वो उसने की। तो ये सब कुछ आप पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल नैरेटिव के अंदर आप स्टडी करते हैं कि लॉन्ग इंटरव्यू लेना, एक्सटेंडेड डिटेल्स लेना, किसी पर्सन की लाइफ के इन डेप्थ इंटरव्यू लेना, तो ये ओवर एन एक्सटेंडेड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये पर्सनल नैरेटिव होता है। फिर आता है एंटायर लाइफ स्टोरी। जो एंटायर लाइफ स्टोरी होता है ये आपकी बायोग्राफी हो रही है, बायोग्राफी ऑफ समवंस लाइफ, पास्ट आर्टिफैक्ट्स नाम से। तो ये तो आपकी समवंस की लाइफ के लॉन्ग इंटरव्यू ले लेना कि रिसर्चर कंडक्ट करा इन डेप्थ इंटरव्यू। दूसरी तरफ एंटायर स्टोरीज की बात करें तो ये बायोग्राफी ले लेना। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री देखना, उसकी डॉक्यूमेंट्री कंस्ट्रक्ट करना, ऑब्जर्वेशंस करना उसकी पास्ट आर्टिफैक्ट्स की, तो ये एंटायर लाइफ स्टोरीज है। तो इसके फॉर्म में भी हम रिसर्चर है वो नैरेटिव को ले सकता है। इसके बाद कुछ स्टेप्स होते हैं इसके हमारे, जो कि जनरली चलते हैं नैरेटिव एनालिसिस के, कि सबसे पहले आपको किसके ऊपर स्टडी करनी है, किस इंसान के ऊपर स्टडी करनी है, वो आप आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम और अ फिनोमिना टू एक्सप्लोर। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहले आता है कि जब रिसर्चर अंडरस्टैंड करता है पर्सनल और सोशल एक्सपीरियंसेस इंडिविजुअल के, तो आप इसमें कि आप इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का क्या समझना चाहते हैं, कि उसका रिसर्चर के पीछे पर्सनल एक्सपीरियंसेस देखना चाहते हैं या सोशल एक्सपीरियंसेस देखना चाहते हैं। तो ये आपका सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को और किसी पर्टिकुलर फिनोमिना को जो आपको एक्सप्लोर करना है। सेकंड स्टेप होता है कि जब आप सेलेक्ट करते हैं वन और मोर पार्टिसिपेंट टू स्टडी। जरूरी नहीं है कि आप एक टाइम पे किसी एक पर्टिकुलर इंसान पे स्टडी कर रहे हो। नैरेटिव में 2 या 2 से ज़्यादा भी आपके केस हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भी आपके यहाँ पे टारगेट इंसान हो सकता है कि जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आपकी स्टडी में इन्वॉल्व हो। तो ये आपकी सेकंड स्टेप होता है। ठीक है, फिर आता है थर्ड स्टेप कि जब आप कलेक्ट करते हो स्टोरी। अब इसके अंदर यहाँ पे कैसे कलेक्ट करो स्टोरी, या तो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस आपने फ्रेम करे तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उनकी स्टोरी कलेक्ट कर रहे हैं या फील्ड टेक्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप जर्नल्स देख रहे हैं उनके, या डायरी एंट्रीज कर रहे हैं, या फोटोग्राफ्स के थ्रू, मेमोरी बॉक्सेस के थ्रू स्टोरीज जो एक्वायर कर रहे हैं फ्रेंड से, फैमिली से पूछ के, फैमिली मेम्बर से पूछ के। तो ये आपका थर्ड स्टेप आ जाता है, यानी कि कलेक्टिंग द स्टोरी फ्रॉम द पार्टिसिपेंट। फिर आता है फोर्थ स्टेप कि जब आपने रीस्टोरी करी, रीटेल करा इंडिविजुअल की स्टोरी को। ये स्टेप ऐसा इन्वॉल्व होता है कि जिसमें आप रो डेटा को एग्जामिन कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं की एलिमेंट को,
ऑर्गेनाइज करते हो, सीक्वेंस करते हो इनके एलिमेंट्स को और रीटेल कर रहे हो अपनी स्टोरीज को, जो डिस्क्राइब कर रहा है इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस की। मतलब उनसे एक बार क्रॉस चेकिंग करना कि जो आपने स्टोरी बताई है मुझे कि सही है कि नहीं, री स्टोरी करना, रीटेल करना। फिर आता है फिफ्थ स्टेप कि जब आप कोलैबोरेट करते हो कि थ्रू आउट द नैरेटिव स्टोरी कलेक्शन प्रोसेस द रिसर्चर वर्क्स विद द स्टोरी टेलर टू एंश्योर द पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंसेस आर एक्यूरेटली पोर्ट्रेट। कि जब भी हमें किसी की एग्जांपल है कि जब भी हमें किसी की ऑटो बायोग्राफी लिखनी होती है तो उससे पहले ये जो रिसर्चर है और जो पार्टिसिपेंट है ये दोनों आपस में इंश्योर करते हैं कि कोई भी ऐसा फिनोमिना है वो गलत ना हो, एग्जैक्ट हो। तो उसके लिए कोलैबोरेट करता है पार्टिसिपेंट रिसर्चर के साथ बैठ के, एक एक फिनोमिना उसे डिस्क्राइब करता है, एक्यूरेटली पोर्ट्रेट करता है। ठीक है, ये आपका फिफ्थ स्टेप होता है। सिक्स स्टेप होता है कि जब आपको राइट करनी है स्टोरी को अबाउट द पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस, ये सबसे बिगेस्ट स्टेप होता है कि आपने सब कुछ कलेक्ट तो कर लिया लेकिन कुछ ऐसे चांसेस होती है कि आपके डेटा में जो आपने कलेक्ट किया है और जो ओरिजिनल डेटा है, जो ओरिजिनल उनके साथ हुआ है, गठित हुआ है, तो उनके बीच में काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज होती है। तो वो डिस्क्रिपेंसीज नहीं होनी चाहिए, वो डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। तो ये सबसे बड़ा टास्क होता है, सबसे बिगेस्ट चैलेंज होता है। तो इसके लिए आपको स्टोरी एग्जैक्ट फॉर्म में लिखनी है जो आपको पार्टिसिपेंट ने बताई है। इसके अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर सबसे बड़ा टास्क है कि आपको हाईलाइट करना है स्पेसिफिक थीम को जो उस पर्टिकुलर स्टोरी से निकल कर आ रहा है, एमर्ज होके आ रहा है। फिर लास्ट में जाके आता है वैलिडेट करना रिपोर्ट्स की एक्यूरेसी, कि जब आपने रिपोर्ट बना ली है, एक्यूरेटली रिपोर्ट आपकी बनाई है, उसे प्रिजर्व करना स्टोरी के फॉर्म में और उसे कन्फर्म करना इंडिविजुअल से कि सर्चिंग फॉर डिसकन्फर्मिंग द एविडेंस विल प्रोटेक्ट द स्टोरीज क्रेडिबिलिटी। ठीक है, तो ये आपकी वैलिडेशन लास्ट स्टेज में आती है। तो ये आपके सारे स्टेप्स चलते हैं, 7 स्टेप्स होते हैं कि जब हमें नैरेटिव एनालिसिस करनी होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी नैरेटिव रिसर्च। और अगर बेसिक उसमें फॉर्म में देखें तो यही है कि सबसे पहले पर्पसफुली आपको सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल को कि हुम यू वांट टू स्टडी, कि किसके ऊपर आपको स्टडी करनी है, उससे रिलेटेड आप स्टोरी कलेक्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल की। फिर री स्टोरी करते हैं, पर्सन को रीटेल करते हैं, कोलैबोरेट करता है पार्टिसिपेंट स्टोरी टेलर से। फिर आता है यहाँ पे राइट करता है स्टोरी अबाउट द पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंसेस। फिर आप वैलिडेट करते हो उसकी एक्यूरेसी को, रिपोर्ट की। ठीक है, तो ये मेनली आपके स्टेप्स चलते हैं। नाउ यहाँ पे इसके नैरेटिव रिसर्च की सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है वो आती है, केस स्टडी अभी करेंगे इसके बेनिफिट की। ठीक है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं। बेनिफिट यही होते हैं कि आप हर किसी से, सबसे बड़ा तो फ्लेक्सिबल होता है, कन्वीनियंट होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, फ्लेक्सिबल है, ये कन्वीनियंट है, इजली आप स्टडी कर सकते हो किसी भी पर्सन की। आप किसी भी पर्सन के बारे में ना सिर्फ आप स्टडी करें लेकिन उस फिनोमिना को आप इजली लिख पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी इसकी एक कह सकते हैं कि डीमेरिट होता है, इसकी वीकनेस होती है। वीकनेस यही होता है कि इजी नहीं होता टास्क रिसर्चर के लिए कि उसकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को एग्जैक्ट लिखना, एग्जैक्ट कोड करना और एक एग्जैक्ट रिपोर्ट बनाना जो कि वैलिड हो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मिस आउट होने की भी यहाँ पे चांसेस होते हैं, एरर आने के चांसेस होते हैं। तो ये सबसे बड़ी इसकी वीकनेस है। फ्लेक्सिबल तो है, किसी के बारे में स्टडी को देखना, मतलब उसके बारे में लाइफ एक्सपीरियंसेस को जानना, समझना, सुनना और यहाँ पे और उसको कोट करना। लेकिन जब बारी आती है उसे एग्जैक्ट वे में बिना किसी डिस्क्रिपेंसी से और बिना एरर आए, तो वो सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क होता है। इसके अलावा कभी कभी रिसर्चर होता है अपने साथ एक तरह का मिस इंटरप्रिटेट कर जाता है। अगर कोई स्टोरी टेलर है वो अपनी स्टोरी बता रहा है तो एक रिसर्चर एक तरह का प्री कंसीव नोशन लेकर साथ में चलता है और बायसनेस आने की यहाँ पे कुछ चांसेस होते हैं कि यहाँ पे स्टोरी टेलर ने कुछ और बताया, आपने कुछ और इंटरप्रिटेट कर दिया, तो मिस इंटरप्रिटेशन होने के भी चांसेस होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ा वीकनेस ये होता है, सबसे बड़ा डिमेरिट ये होता है कि यहाँ पे रिसर्चर के पास ट्रेनिंग नहीं होती, क्योंकि हर कोई रिसर्चर किसी पर्टिकुलर स्टोरी को एग्जैक्ट वे में नहीं लिख पाता, कुछ ना कुछ तो मिस इंटरप्रिटेशन होती है। तो उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए कि एग्जैक्ट कैसे हम कोड करें उसकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को, कैसे हमें यहाँ पे बिना किसी डिस्क्रिपेंसी से लिखना है यहाँ पे। तो ये सबसे बड़ा एक तरह का चैलेंज होता है, तो ट्रेनिंग भी हमें चाहिए। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे
कुछ स्टेप्स है और कुछ मेरिट्स है, डीमेरिट्स होते हैं नैरेटिव रिसर्च की। तो आई होप समझ आ गया होगा। अब हमारा तीसरा आता है विच इज केस स्टडी। व्हाट इज केस स्टडी? सो अकॉर्डिंग टू गॉड एंड हैक के थ्रू देखें तो केस स्टडी एक तरह का वे है कि जब हम ऑर्गेनाइज करें सोशल डेटा को सो एज टू परसीव द यूनिटरी कैरेक्टर ऑफ अ सोशल ऑब्जेक्ट बीइंग स्टडीड। तो ये केस स्टडी कराती है कि आप क्या कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर केस को इंटेंसिवली डीप तरीके से आप स्टडी कर रहे हैं, इन डेप्थ जा रहे हैं, इंसाइटफुल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर फिनोमिना को, तो ये हमारी केस स्टडी कहला रही है। केस स्टडी आपकी कंप्लीट एनालिसिस होती है, कंप्लीट रिपोर्ट होती है, स्टेटस होता है इंडिविजुअल के सब्जेक्ट का, या तो आप किसी इंडिविजुअल के ऊपर स्टडी करते हैं इसके अंदर इन डेप्थ, या तो आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी स्टडी कर सकते हैं। देखिए जब हमें कंप्लीट एनालिसिस करना है, रिपोर्ट करना है स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट एज रूल टू स्पेसिफिक फेजेस ऑफ हिज टोटल पर्सनैलिटी, तो वो हमारी केस स्टडी कहला रही है। ठीक है, यहाँ पे केस स्टडी एक तरह का ऐसा मेथड है जो कि कंसिडर कर रहा है एज अ डायग्नोस्टिक स्टडी, जो ओरिएंट करी है टुवर्ड्स फाइंडिंग आउट व्हाट इज हैपनिंग, कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, व्हाट कैन बी डन अबाउट इट। तो इन क्वेश्चंस को भी ये आंसर करती है। फर्दर ये अनेबल करती है, एक तरह का डिटरमाइन करती है सोशल प्रोसेस को, जो रिवील करता है कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फैक्टर, जो इंडिकेट कर रहा है एक तरह का सीक्वेंस अलॉन्ग विद देयर इंटर रिलेशन, की कॉम्प्लेक्सिटी को भी जांचना, रिवील करना, एक तरह की ट्रांसपेरेंसी तरीके से हर एक फिनोमिना को दिखाना आपके सामने। तो ये भी एक तरह का केस स्टडी के अंदर इंक्लूडेड होता है, इसको भी हम करते हैं। और जब भी हम केस स्टडी करें, एक तरह की रिसर्च स्ट्रेटेजी होती है जो कि कंसिडर करता है एज अ व्हीकल के फॉर्म में, जो प्रोवाइड करता है रिच डिस्क्रिप्शन अबाउट इवेंट फ्रॉम मोर देन वन पर्सपेक्टिव, एक या एक से ज़्यादा पर्सपेक्टिव से आपको रिच डेटा देना। तो ये हमारी केस स्टडी कहला रही है। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं केस स्टडी की? डेप्थ होती है, इंटेंसिव होती है स्टडी होती है, इंटेंसिव स्टडी ऑफ अ सोशल यूनिट, क्वालिटेटिव एनालिसिस का एक मेथड है। इसके अंदर आप स्टडी कर रहे हैं सारे के सारे वेरिएबल्स को, ट्रेड को, जो कि लिंक हो रहे हैं आपस में एक साथ, प्रिजर्व कर रहे हैं होलनेस ऑफ अ यूनिट, एक तरह का अप्रोच है जो कि सोशल यूनिट को एज अ होल स्टडी करवाता है। केस स्टडी कॉम्प्लेक्स फैक्टर को स्टडी करने में माहिर होता है। ट्रेट आर दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टडी। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ केस स्टडी की। नाउ इसके अंदर भी कुछ स्टेप्स होते हैं केस स्टडी के, जैसे कि आप देखो कि हर एक क्वालिटेटिव एनालिसिस के अप्रोच में या हर एक क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन में हम उनके स्टेप्स को देख रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे केस स्टडी का भी एक स्टेप्स है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना है प्रेजेंट स्टेटस, कलेक्शन करना है डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन कि किस पे आपको स्टडी करनी है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है इस पर्सन का, जिसमें आप या तो किसी पर्सन पे केस स्टडी करें या फिर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे स्टडी करें। तो प्रेजेंट की सिचुएशन को देखना, उसकी रिगार्डिंग ही कलेक्ट करना है डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन। फिर आता है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देखना, बैकग्राउंड गैदर करना, गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, एग्जामिनिंग द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द करंट स्टेटस एंड ऑल्सो टू लिट द पॉसिबल कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम इन द प्रेजेंट सिचुएशन। तो वो हम कलेक्ट कर रहे हैं बैकग्राउंड। फिर आप टेस्ट करते हैं सजेस्टेड हाइपोथेसिस को, जो आपने हाइपोथेसिस बनाता है उसको आप यहाँ पे टेस्ट करते हैं, आप उसके रिगार्डिंग एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं और लास्ट में जाके आप इंस्टीट्यूटिंग करते हैं रेमेडियल एक्शन कि कोई किसी तरह का एक्शन लेना है, इम्प्रूवमेंट करना है, करेक्टिव प्रोग्राम लगाना है। तो ये तो आपके हो गए कि जब हमें किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे स्टडी करें। लेकिन जब बारी आती है कि जब हमें यहाँ पे पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे केस स्टडी करनी होती है, तो वो भी आपकी इन्हीं स्टेप्स के अंदर चलती है कि आपको सबसे पहले किस पे स्टडी करनी है वो डिटरमाइन करना है, इंफॉर्मेशन लेनी है उसके बारे में कि क्या करता है वो, कैसे क्या उसके मतलब क्या उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस आए उसके सामने, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, क्या कॉजेज है, क्या प्रॉब्लम्स है। फिर आप टेस्ट करते हैं, उसके स्पेसिफिक एविडेंसेस को टेस्ट करते हो। फिर बाद में जाके अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इमीडिएट मतलब कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो, इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हो। तो ये केस स्टडी के अंदर चलता है। तो यही आपके सारे स्टेप्स होते हैं जो जनरली चलते हैं। फिर आता है आपके इसकी स्ट्रेंथ क्या होते हैं। जो केस स्टडी होता है आपको एक तरह का विविड डिस्क्रिप्शन देता है, विविड डेटा आपको प्रोवाइड करता है, एक तरह का रिप्रोड्यूस करता है पर्सन्स के सोशल एटीट्यूड्स को, उसकी वैल्यूज को। केस स्टडी फैसिलिटेट करता है अंडरस्टैंड करने के लिए हर एक चीज को, सोशल यूनिट को, वैरायटी ऑफ हैबिट्स को, ट्रेड्स को, क्वालिटीज को कंबाइंड सोशल यूनिट में। जो स्ट्रेंथ होती है इसकी सबसे बड़ी ये स्ट्रेंथ होती है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स फैक्टर होते हैं यहाँ पे उसको स्टडी करता है इंटेंसिवली,
एनालिसिस करता है उसके बारे में। केस स्टडी आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है ग्रोथ का, यूनिट का, ग्रुप का, स्ट्रक्चर का, इंडिविजुअल के लाइफ के पैटर्न का। तो ये स्ट्रेंथ होगी इसकी, ठीक है। दूसरी तरफ वीकनेसेस क्या है? अब यहाँ पे वीकनेसेस की सबसे बड़ी ये वीकनेस है कि यहाँ पे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, यहाँ पे किसी पर्सन के या फिर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, ये ऑफन अज्यूम होते हैं कि जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं इंडिविजुअल के, पास्ट हैपनिंग्स होते हैं सिचुएशन में, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट्स पे, या आपको इनएफिशिएंट होती है सिचुएशंस पे, ठीक है, इनएफिशिएंट होती है सिचुएशन पे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि डिस्टर्ब हो जाए आपकी ये स्टडी, इनकम्प्लीटनेस आए इसके अंदर। जब तक आप मतलब कुछ ऐसा भी क्राइटेरिया, कैसा भी सिचुएशन निकल के आती है कि जब पूरे फिनोमेना को नहीं स्टडी करते, ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल पे स्टडी करते हैं, तो ये जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस हो जाती है, आपकी पूरी स्टडी के रिजल्ट्स को मोल्ड कर देती है, डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तो ये सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ओवर एम्फेसाइज भी कर लेता है, जबकि यहाँ पे रिसर्चर है अनडिजायरेबल ट्रेड्स को ओवर एम्फेसाइज कर देता है, तो लो प्रायोरिटी देता है। तो ये भी सबसे बड़ी वीकनेस है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये अभी तक हमने यहाँ पे ग्राउंडेड थ्योरी कर ली है, इसके अलावा हमने यहाँ पे नैरेटिव रिसर्च करी है और केस स्टडी रिसर्च करी है। नाउ अब हमारी बारी आती है यहाँ पे एथनोग्राफी को स्टडी करने की। एथनोग्राफी स्टडी होती है कि एथनोग्राफी, जिसको हम एथनो मेथोडोलॉजी भी कह रहे हैं, मेथोडोलॉजी ऑफ पीपल कह रहे हैं, जिसके अंदर आप एक इंडिविजुअल के, किसी कल्चर के, कम्युनिटी के कल्चर को स्टडी करते हैं, उनकी क्या वैल्यूज है, क्या कल्चर है, क्या प्रैक्टिसेस को वो फॉलो कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, ठीक है, जिसके लिए हम यहाँ पे एथनोग्राफी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। एथनोग्राफी रिसर्च एक ऐसी टाइप ऑफ रिसर्च मेथड होता है जो कि इंटेंट है स्पेसिफिकली कि हमें किसी क्लोज ऑब्जर्वेशन करना कल्चर का, और यहाँ पे जो रिसर्चर होता है ये टोटली इमर्ज होता है, ठीक है, इमर्ज होता है, इमर्स होता है स्टडी में, क्योंकि रिसर्चर खुद एज अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर बन के काम कर रहा होता है फील्ड में। तो ये एथनोग्राफी रिसर्च आपकी कहला रही है। एथनोग्राफी रिसर्च होता है कि जिसके अंदर आप कलेक्ट करें इंफॉर्मेशन को रिगार्डिंग द सोशल कल्चर फिनोमिना फ्रॉम द लॉट ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी अंडर द स्टडी। On the behalf of their community, the participants also identify and provide the researchers a more respondents as a representative of their community, ठीक है। तो यानी कि कम्युनिटी के बीच में रह के पूरा इमर्स्ड होके जो रिसर्चर है पार्टिसिपेंट की तरह काम करता है, और यहाँ पे कम्युनिटी के कल्चर को समझता है, स्टडी करता है उसके बारे में, ऑब्जर्व करता है, एक्टिव पार्टिसिपेट होके, क्लोज ऑब्जर्वेशन। तो ये एथनोग्राफी रिसर्च हमारी कहला रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एथनोग्राफी रिसर्च के भी कई तरीके के टाइप्स होते हैं। एक तो होती है मैक्रो एथनोग्राफी करना, यानी कि बड़े लेवल पे, मैक्रो यानी कि बड़ा, जब हम यहाँ पे ब्रॉडली किसी के कल्चर को समझ रहे हैं, जैसे कि कोरियंस के कल्चर को समझ रहे हैं, उनका खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, क्या उनका ड्रेसिंग सेंस है, किस तरीके से वो अपने आप को मेंटेन करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है उनका, तो हम उसको स्टडी करें। इंडियंस के ऊपर स्टडी करें, जापानीज के ऊपर स्टडीज करें, चाइनीज के ऊपर स्टडी करें, जिनके अंदर ना हम उनके इकोनॉमी को देख रहे हैं, फाइनेंशियल उनकी ग्रोथ को स्टडी कर रहे हैं, उनके फूड को देख रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल को स्टडी कर रहे हैं, तो ये ब्रॉडर लेवल पे हो रहा है। दूसरी तरफ आता है माइक्रो लेवल यानी कि छोटे स्तर पे, लोकल गवर्नमेंट पे स्टडी करना। एग्जाम्पल, ट्राइबल पीपल है, किसी पर्टिकुलर ट्राइब है, उसके कल्चर को समझ रहे हो लोकल लेवल पे, तो वो माइक्रो लेवल होगी। फिर आता है एमिक पर्सपेक्टिव होता है इन ग्रुप, मतलब एक तरह के एथनोग्राफिक अप्रोच अंडर विच द व्यू पॉइंट्स एंड रिस्पॉन्सेज ऑफ द इन ग्रुप और द मेंबर्स ऑफ द कल्चर अंडर द स्टडी जो मेंबर्स है कल्चर की, उनकी इन ग्रुप स्टडी करना, तो वो एमिक लेवल पे हम उसको करते हैं, एमिक पर्सपेक्टिव या एमिक टाइप ऑफ एथनोग्राफी रिसर्च कह रहे हैं। फिर आता है एक्टिव आउट ग्रुप, ऐसे मेंबर जो कि बिलोंग नहीं करते किसी पर्टिकुलर कल्चर से और उसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं। ट्राइबल के बाहर, पर्टिकुलर ट्राइब के बाहर के लोग, उसके बाउंड्री पे जो लोग हैं उसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं, तो वो एटिक पर्सपेक्टिव या एटिक टाइप ऑफ एथनोग्राफी रिसर्च कहला रहा है, ठीक है। अब इसके स्टेप्स होते हैं आपके एथनोग्राफी रिसर्च के। तो एथनोग्राफी रिसर्च के स्टेप्स क्या है कि सबसे पहले सिलेक्शन करना, ये तो नॉर्मल स्टेप्स है, हर एक जगह चल रहे हैं कि आप अंधाधुंध तरीके से एकदम से नहीं चले जाते किसी के ऊपर स्टडी करना। पहले आप सिलेक्ट करते हैं कि किस पे स्टडी करनी है, कौन होगा मेरा टारगेट ऑडियंस, तो उसके रिगार्डिंग आप पहले सिलेक्ट करते हैं।
तो एथनोग्राफिक मेथड के अंदर आप इसको मेथड को बिगिन करते हो विद द सिलेक्शन ऑफ अ कल्चर। किस पर्टिकुलर कल्चर के ऊपर हमें स्टडी करना है, रिसर्चर सिलेक्ट करता है कल्चर को, कम्युनिटी को, पॉपुलेशन को अकॉर्डिंग टू हिज और हर इंटरेस्ट। एग्जाम्पल जैसे कि मुझे अगर यहाँ पे स्टडी करनी है दिल्ली के रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों के ऊपर, तो जो पिछड़े हुए हैं, माइनॉरिटी सेक्शन है, उनको मुझे स्टडी करनी है, उनकी कल्चर देखना है, उनकी प्रैक्टिसेस देखनी है कि वो मतलब किस तरीके से वो यहाँ पे लैक्टेटिंग प्रैक्टिसेस क्या है, ठीक है, लैक्टेटिंग प्रैक्टिसेस क्या है, किस तरीके से बच्चे को फीड कर रही है, ब्रेस्ट फीडिंग की प्रैक्टिसेस क्या है। तो ये पहले मैं उनके कल्चर को समझ रही हूँ, उनके बारे में कम्युनिटी को पहले सिलेक्ट कर रही हूँ अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कि जब मैंने लिटरेचर का रिव्यू करना है, रिसर्चर यहाँ पे रिव्यू करते हैं लिटरेचर, पर्टिकुलर कम्युनिटी का, पर्टिकुलर कल्चर का क्या क्या हिस्ट्री थी, उसके बारे में आइडिया लेना, हिस्टोरिकल स्केच लेना। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन करना वेरिएबल्स का, कि अब मैं तो देख लिया, हमने हिस्ट्री देख ली है, पर्पस देख लिया क्या है, किसके ऊपर स्टडी करना है, अब है वेरिएबल्स, अब उनमें से भी किसके ऊपर स्टडी करना है मुझे आगे जाके, तो उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना। फिर आता है एंट्री, एंट्री यानी कि जब एथनोग्राफर ट्राई करता है कल्चर के अंदर एंट्री करने की और इनकी एक्सेप्टेंस को गेन करने की, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं ऐसे ट्राइबल लोगों से, तो आप डायरेक्टली नहीं जा सकते उनसे डेटा कलेक्ट करने के लिए। पहले आपको खुद को अपने आप को उस माहौल में एडजस्ट करना होता है, उस एनवायरनमेंट में ढालना होता है, आपको एंट्री करना होता है, ताकि आपको जो फैमिली के जो मेंबर्स है उस कल्चर के, वो आपको एज अ फैमिली समझे, आपको एज अ पार्ट समझे, तभी वो आपसे ओपन हो पाएगी, तभी आप उनके बारे में, उनके कल्चर को बेहतर तरीके से जान पाएंगे इमर्स्ड होके। तो वही है कि एंट्री करना। एथनोग्राफर क्या करता है, अपने आप को पहले, सबसे पहले एंट्री देता है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, ताकि जो मेंबर्स है उस कम्युनिटी के, वो उसे एक्सेप्ट कर पाए, क्योंकि अगर एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो डेटा कलेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर आता है कल्चर इमर्जन, अब उसकी तरह से पूरा घुल मिल जाना। घुलोगे मिलोगे कैसे उस कल्चर में, 1 साल रह के या फिर 6 महीने रहकर, ठीक है, या कई सालों तक रहकर उस कम्युनिटी में रह जाना, पूरे तरीके से इमर्स हो जाना, उन्हीं की तरह ढल जाना, उन्हीं की वेशभूषा अपनाना, उन्हीं की तरह आप यहाँ पे खान पान रहन सहन पूरी तरीके से इमर्स हो जाना, तो वो कल्चरल इमर्जन आपका कहला रहा है। फिर आता है डेटा को कलेक्ट करना। डेटा को कलेक्ट करते हो कि रिसर्चर यहाँ पे फिर धीरे धीरे करके डेटा को ऑब्जर्व करता है, मतलब ऑब्जर्व करता है मेंबर्स को, ट्रांसक्रिप्ट्स बनाता है, इंटरव्यू करता है, रिकॉर्डिंग करता है, फिर टैप करता है डेटा को, लास्ट में जाके थ्योरी को जनरेट करता है, डेवलप कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स है। इस तरीके से हमारी एथनोग्राफी रिसर्च चलती है। सिलेक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेरिएबल, एंट्री, कल्चर इमर्जन, डेटा कलेक्शन, एट द लास्ट डेवलपमेंट ऑफ अ थ्योरी। तो ये आपके पूरे स्टेप्स है। वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है? तो स्ट्रेंथ तो यही है कि एथनोग्राफी रिसर्च में क्या होता है कि एक जो रिसर्चर है उसे मौका मिलता है किसी नए कल्चर को जानने का, उसके अंदर पूरी तरीके से इमर्ज होने का, पूरी तरीके से एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करने का। तो ये सबसे अच्छा एक तरह की स्ट्रेंथ है। एथनोग्राफी रिसर्च प्रोवाइड करता है रिसर्चर को रिच सोर्स डेटा को कलेक्ट करने के लिए, रिवील करने के लिए अनआर्टिकुलेटेड नीड्स, ऐसी नीड्स जो पहले कभी सामने नहीं आई है, उसको स्टडी करना, उसको विजुअलाइज करने में हेल्प करती है। इसके अलावा एथनोग्राफी कैप्चर करती है बिहेवियर इन दी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। इसके अलावा एथनोग्राफी प्लेस करती है ह्यूमन के फेस को ऑन द डेटा थ्रू रियल लाइफ स्टोरीज। अब इसके अंदर रियल लाइफ स्टोरी के बारे में जानती है, ठीक है, रिलेट करके सीखती है, रिमेंबर करके सीखती है। ये इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इसके अलावा जो एथनोग्राफी अलाउ करता है एक तरह का इमोशनल बिहेवियर कैप्चर करना, ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रेंथ है। फिर आती है वीकनेसेस। वीकनेसेस ये होती है कि जो एथनोग्राफी काफी टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि रिसर्चर को, जब तक रिसर्चर कम्युनिटी के अंदर पूरी तरीके से अपने आप को ढाल नहीं लेता, तब तक वो डेटा कलेक्ट नहीं कर पाएगा, जिसके लिए रिसर्चर को अपना पूरा टाइम देना पड़ता है। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना या फिर साल भी उसे लग सकता है। तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। वेल ट्रेन्ड रिसर्चर चाहिए इसके लिए, जो इस एथनोग्राफी रिसर्च को स्टडी कर पाए, उनके कल्चर को समझ पाए, क्योंकि एक दिन में कल्चर का नहीं पता चलेगा। कल्चर कैसे पता चलेगा? उनकी छोटी से छोटी प्रैक्टिसेस को, उनके वैल्यूज को, उनके कोड ऑफ कंडक्ट्स को, क्योंकि हमें हर एक चीज सीखनी है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो उसके लिए रिसर्चर को पूरी तरीके से उसके अंदर ढलना पड़ेगा, माहौल के अंदर, और काफी लंबा समय बिताना पड़ेगा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, सबसे बड़ी एक वीकनेस होती है। फिर आता है एक तरह का बिल्ड, एक तरह का ट्रस्ट।
बनाना, ट्रस्ट भी नहीं बना पाता कभी कभी रिसर्चर, लोगों को ट्रस्ट ही नहीं होता कि पता नहीं कौन उठ के आ गया हमारे बारे में स्टडी करने के लिए। तो वो ट्रस्ट बनाना पड़ता है कम्युनिटी के बीच में एक रिसर्चर को, कि हाँ कि मैं आपकी ये आपके बारे में स्टडी करना चाहता हूँ और मुझे ये पर्टिकुलर कल्चर आपके बारे में स्टडी करनी है, समझना है। तो आप ऐसे इस वे में आप डायरेक्ट तो नहीं पूछ पाएंगे कि मुझे आपके ऊपर स्टडी करनी है, या फिर ऐसे नहीं, आपको एक तरह का ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक तरह का ये भी, अगर जब रिसर्चर होता है, जब डेटा कलेक्ट करने जाता है अपने पार्टिसिपेंट से, तो वहाँ पे उनको एक आस होती है कि हमारी भलाई के लिए कुछ करेगा, तो वो ट्रस्ट बना के करना। ये नहीं कि आपने डेटा कलेक्ट कर लिया तो आप चले गए कि मेरी स्टडी होगी, अब मेरा कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका एक तरह का ट्रस्ट करना कि आपके बेहतरी के लिए, आपके वेलफेयर के लिए हम काम करें, तो ये ट्रस्ट होना चाहिए। फिर आता है यहाँ पे शॉर्ट टर्म स्टडीज होती है, ये पर्टिकुलर एक तरह का डिसएडवांटेज होता है, बायसनेस आने की काफ़ी चांसेस होते हैं कि रिसर्चर अब काफ़ी टेडियस प्रोसेस लग रहा है, काफ़ी टाइम टेकिंग लग रहा है, तो रिसर्चर अपने तरीके से रिजल्ट्स को मोल्ड कर देना, तो ये बायसनेस आने के भी चांसेस इसके अंदर होती है। ठीक है, टू लिटिल डेटा भी हानि पहुंचाता है रिसर्चर को, फॉल्स अजम्पशन भी हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो ये भी रिसर्चर को ध्यान में रखना होता है, तो ये भी इसकी सबसे बड़ी वीकनेस होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये एथनोग्राफी समझ आ गया होगा। नाउ अभी तक हमने 4 पढ़ लिए, अब हमारी बारी आती है लास्ट पढ़ने की, विच इज मिक्स मेथड रिसर्च। मिक्स मेथड रिसर्च क्या होती है? अब मिक्स मेथड रिसर्च है, एक है यहाँ पे समझते हैं क्वालिटेटिवली। क्वालिटेटिवली में हम क्या स्टडी कर रहे थे, यहाँ पे फिनोमिना को समझ रहे थे, वाई हाउ को क्वेश्चन कर रहे थे। क्वांटिटेटिव में क्या कर रहे थे, नंबर से खेल रहे थे। ठीक है, नंबर के फॉर्म में डेटा कलेक्ट कर रहे थे। कैसे कर रहे थे यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग, कि जो एग्जिस्टिंग फिनोमिना है वो क्या है उसको समझ रहे थे। अब बारी आती है मिक्स मेथड रिसर्च की। तो मिक्स मेथड रिसर्च एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको MMR के से भी डिनोट करते हैं, MMR से भी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मिक्स मेथड रिसर्च होता है एक तरह का कॉम्बिनेशन होना, क्वालिटेटिव में और आपका क्वांटिटेटिव में। अब एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि कभी कभी रिसर्चर के सामने एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जब रिसर्चर को ये लगे कि सिर्फ अपने पार्टिसिपेंट से चेकलिस्ट के तौर पे आंसर्स लेना, रिस्पॉन्सेस लेना सफिशिएंट नहीं है, और वो ये चेक करना चाहे और ये उससे डिससेटिस्फाई हो, तो उस केस में क्या होता है, रिसर्चर क्या करता है, जो क्वालिटेटिव के रिसर्च डिजाइन्स को ले लेता है। जैसे कि इंटरव्यू ले लेना साथ में, कि चेकलिस्ट करवाना फिर साथ में इंटरव्यू ले लेना, ताकि अपनी स्टडी को ट्रायंगुलेट कर पाए, कि एक या एक से ज़्यादा टेक्निक्स का यूज़ करके अपनी स्टडी को वैलिड घोषित कर पाए। तो उसके लिए जो रिसर्चर है वो मिक्स मेथड रिसर्च का यूज़ करता है, कि जब एक तरह का कॉम्बिनेशन ले लेता है, कि एक क्वालिटेटिव का ले लिया, एक क्वांटिटेटिव कंपोनेंट का ले लिया, मेजरमेंट स्केल ले लिया, या टूल्स ले लिए डेटा कलेक्शन के लिए, या एनालिसिस का टेक्निक ले ली, और आपस में जोड़ के वो अपनी स्टडी को कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक या एक से ज़्यादा, या तो वो एक या एक से ज़्यादा मेजरमेंट के प्रोसीजर्स को ले रहा है, डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस को ले रहा है, डिफरेंट वेज ऑफ मेजरिंग को स्टडी कर रहा है, या एक से ज़्यादा मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन को ले रहा है। अब ये रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है, या तो वो क्वांटिटेटिव टेक्निक को यूज़ करे और क्वालिटेटिव टेक्निक का कॉम्बिनेशन करके अपनी स्टडी को कंडक्ट कराए, या फिर वो डेटा कलेक्शन के मेथड्स को, एक या एक से ज़्यादा डेटा कलेक्शन मेथड को कंबाइन करके अपनी स्टडी करे, या फिर एनालिसिस की टेक्निक को कंबाइन करके स्टडी करे। तो ये रिसर्चर की पूरी छूट होती है इसके अंदर, और अपनी स्टडी को जो रिसर्चर है वो ट्रायंगुलेट कर पाता है। ठीक है, तो ये इसका मिक्स मेथड होता है आपका। यहाँ पे आपके कई तरीके के टाइप्स होते हैं मिक्स मेथड रिसर्च के। ठीक है, मिक्स मेथड रिसर्च के कई तरीके के टाइप्स होते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो उससे पहले एक मिक्स मेथड के बारे में ये बता देती हूँ मैं आपको कि मिक्स मेथड रिसर्च क्या करता है। ये एंटेल करता है जनरेट करने के लिए हाइपोथेसिस बाय यूजिंग द क्वालिटेटिव मेथड एंड टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, रिसॉर्टिंग द क्वांटिटेटिव मेथड विद इन द सिंगल प्रोजेक्ट, कि दोनों मेथड का यूज करना, कि एक तरफ हाइपोथेसिस को जनरेट करना, फॉर्मुलेट करना क्वालिटेटिव मेथड का यूज करके, और दूसरी तरफ उसका टेस्ट करना क्वांटिटेटिवली तरीके से। तो ये दोनों विद इन द सिंगल प्रोजेक्ट लेकर चलता है मिक्स मेथड। और मिक्स मेथड ये रिसर्चर को हमेशा ही अनेबल करता है, एक तरह का डिजाइन है कि वो प्रोवाइड कर पाए कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ द एरिया ऑफ इंक्वायरी, जिसके अंदर रिसर्चर इंटरेस्टेड है, और वो एक ही फिनोमिना को दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से यूज़ करके उसे डिस्क्राइब कर पाए।
मीनिंगफुल वे में और एक वैलिड वो रिजल्ट दे पाए। तो इसके लिए भी रिसर्चर है वो मिक्स मेथड रिसर्च का को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया। एक तरह का कॉम्प्लीमेंट्री व्यू प्रोवाइड करना सेम फिनोमिना को और उसके रिलेशनशिप को समझना दो या दो से ज्यादा स्ट्रैंड्स का यूज करके। तो दो या दो से ज्यादा स्ट्रैंड्स का यूज करके यानी कि यहाँ पे ट्रायंगुलेशन डिजाइन, ये कई तरीके के टाइप्स है आपके मिक्स मेथड रिसर्च के। ठीक है, ट्रायंगुलेशन डिजाइन हो गए, एक्सप्लेनेटरी डिजाइन हो गए और एक्सप्लोरेटरी डिजाइन हो गए। तो जो ट्रायंगुलेशन डिजाइन होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, एग्जांपल जैसे मैं आपको अपनी स्टडी का एग्जांपल दे के बताती हूँ कि मैंने जो स्टडी की थी वो थी कि पेरेंटल का इन्वॉल्वमेंट कैसा है, पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट कैसा है बच्चे की अर्ली लिटरेसी डेवलपमेंट पे। तो उसके लिए मैंने अपनी जो रिसर्च का जो मेथड लिया था वो मिक्स्ड मेथड रिसर्च का मेथड मैंने यूज किया था ताकि मैं अपनी स्टडी को ट्रायंगुलेट कर पाऊँ। उसके लिए क्या किया था, मैंने अपने जो भी अपने जो पेरेंट्स है उनसे डेटा मैंने कलेक्ट किया था कि वो कितने एक्सटेंड तक अपने बच्चों के साथ अर्ली लिटरेसी में इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर फोनेटिक्स एक्टिविटीज, सिंगिंग एक्टिविटीज यहाँ पे, और इसके साथ साथ जो कई तरीके की एक्टिविटीज मैंने स्टडी की थी। तो उसके लिए मैंने चेकलिस्ट प्रिपेयर की, उनका बिलीफ सिस्टम चेक किया था और इसके साथ साथ इंटरव्यू शेड्यूल भी लिया था कि एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं अपने पेरेंट्स से ये पूछ रही हूँ कि आपके बच्चे कितने टाइम तक आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं कि 2 घंटे, 5 घंटे या 6 घंटे, तो यहाँ पे चेकलिस्ट में तो रिसर्चर लिख देगा कि 2 घंटे वो मेरे साथ बैठते हैं या 3 घंटे मेरे साथ मैं उनके साथ बैठता हूँ और उनके अर्ली लिटरेसी पे वो काम करता हूँ। तो क्या वो एग्जैक्टली उनके साथ बैठ रहे हैं या एक्सटेंसिवली उनके साथ ये प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके साथ बैठकर उनके डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, तो ये इसके अंदर डिस्क्रिपेंसीज आने के चांसेस होते हैं। तो उसके लिए ये चांसेस ना है कि आपकी स्टडी है वो मर्डर हो जाए, एग्जैक्ट रिजल्ट निकल कर ना है, तो उसके लिए आप स्टडी को ट्रायंगुलेट करते। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक इंटरव्यू शेड्यूल अलग से प्रिपेयर किया जिसके अंदर मैंने ये पूछा कि ओके यू सेड दैट कि आप यहाँ पे बच्चों के साथ राइटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस तरीके की स्ट्रेटेजीज आप यूज करते हैं कि बच्चा यहाँ पे आप उसको राइटिंग एक्टिविटीज में उसको इन्वॉल्व कर पाए। तो उसके लिए जो उसके सामने जो पेरेंट्स के ऊपर ये टास्क आ गया कि वो ये बताए कि क्या क्या वो स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हैं, क्या क्या रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल आप कह तो रहे कि आप बच्चे के साथ यहाँ पे हर वीकेंड पे या फिर रेगुलर बेसिस पे आप बच्चे के साथ 2 घंटे बिता रहे हैं बुक पढ़ने में, तो कौन कौन सी बुक लेकर आ रहे हैं, उसके लिए क्या वो आप कुछ नेम कर सकते हैं, या फिर आप जो बुक्स यहाँ पे ले रहे हैं मतलब जो रिसोर्सेज है वो आप कहाँ से आपको कोई प्रोवाइड कर रहा है, आप खुद जाके ले रहे हैं, या फिर आप क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं कि बच्चे को खेल खेल में पढ़ा रहे हैं या फोर्सफुली पढ़ा रहे हैं। तो ये अपनी स्टडी को ट्रायंगुलेट करना। तो इसी तरीके से जो रिसर्चर है वो क्या करता है कि 2 या 2 से ज़्यादा या तो डेटा के एनालिसिस की टेक्निक को आपस में कंबाइन कर देता है, डेटा के कलेक्शन को कंबाइन कर देता है, ठीक है, या फिर उनके रिजल्ट्स को देखना, उसके बेसिस पे उनके रिजल्ट्स को देखता है, तो वो मिक्सिंग करता है इसमें। ठीक है, ट्रायंगुलेशन डिजाइन के अंदर मिक्सिंग करता है। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स होता है जब हम देखते हैं मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट इधर आता है। मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट क्या है, जब ट्रायंगुलेशन में होता है दोनों मेजर फॉर्म में कि क्वालिटेटिव को भी मेजर होता है इसके अंदर और क्वांटिटेटिव भी मेजर होता है कि दोनों को आप इक्वल वेटेज दे रहे हैं कि क्वालिटेटिव के अंदर आपने यहाँ पे इंटरव्यू शेड्यूल लिया, क्वांटिटेटिव में आपने चेकलिस्ट ली, तो दोनों को आप इक्वल वेटेज दे रहे हैं, मेजर मेजर चलता है ये। और लास्ट में जाके आप उसकी मिक्सिंग करते हैं, रिजल्ट्स को मर्ज करते हैं, कंपेयर करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, वैलिडेट करते हैं रिजल्ट्स को, लास्ट में जाके इंटरप्रेट कर रहे हैं। इक्वल एम्फेसिस होता है दोनों के दोनों फॉर्म्स पे। तो ये हमारी ट्रायंगुलेशन डिजाइन हो जाती है। दूसरी तरफ आता है एक्सप्लेनेटरी डिजाइन। तो एक्सप्लेनेटरी डिजाइन होता है आपकी एक ऐसी स्टडी कि जिसके अंदर यहाँ पे आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को मर्ज करते हैं, लेकिन इसके अंदर एक तरह का यहाँ पे टास्क होता है, मतलब एक तरह की कह सकते हैं एक तरह का पिंच होता है, मतलब क्या कह सकते हैं इसको, एक यहाँ पे माइनर और मेजर का डिफरेंस होता है। हाँ, माइनर और मेजर का डिफरेंस होता है। यहाँ पे जो एक्सप्लेनेटरी डिजाइन होता है इसके अंदर जो क्वालिटेटिव होता है वो माइनर में होता है,
क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर फिनोमिना को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये आपकी एक्सप्लेनेटरी डिजाइन हो गया, जो कि क्वांटिटेटिव हो गया। तो इसके अंदर आप जो मेन जो प्रायोरिटी देंगे, मेन जो वेटेज देंगे, वो आप देंगे क्वांटिटेटिव को और क्वालिटेटिव को माइनर देंगे। ठीक है, इसके अंदर मिक्सिंग करेंगे। क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स यहाँ पे लीड करेगा मोर फॉर द क्लासिफिकेशन और पार्टिसिपेशन सिलेक्शन कंपैरेटिवली टू द क्वालिटेटिव, जो कि माइनर होगा। और आप इंटरप्रेट करेंगे अपने डेटा को, जिसके अंदर आप ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे अपनी स्टडी को यहाँ पे क्वांटिटेटिव तरीके से टेस्ट करना और यहाँ पे उसे एक्सप्लेन करना, इलेबोरेट करना। ठीक है, तो ये हमारी एक्सप्लेनेटरी डिजाइन के अंदर आ जाएगा। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, तो एक्सप्लोरेटरी डिजाइन के अंदर होता है कि जिसके अंदर आप मेजर जो वेटेज दे रहे हैं वो दे रहे हैं क्वालिटेटिव को और क्वांटिटी को आप माइनर करें, क्योंकि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में समझ रहे हैं, फिनोमिना को क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, तो आप उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके बारे में खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो जिसके अंदर क्वालिटेटिव आपका मेजर होगा और क्वांटिटेटिव आपका माइनर होगा, क्योंकि आप टेस्ट नहीं कर रहे, आप उसके बारे में समझ रहे हैं, तो एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो मिक्सिंग होती है वो डेवलप होती है इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ थ्योरी बेस्ड ऑन द क्वालिटेटिव रिजल्ट्स टू टेस्ट द क्वांटिटेटिवली। तो इसमें इंटरप्रिटेशन कैसा होगा, जनरली एम्फेसिस करेगा क्वालिटेटिव को और क्वांटिटेटिव जो रिजल्ट करेगा जनरलाइज करने में, टेस्ट करने में। ठीक है, तो ये आपकी इस तरीके से टाइप्स होते हैं मिक्स मेथड रिसर्च डिजाइन के। ठीक है, सबसे पहले ये याद रखने वाला है कि ट्रायंगुलेशन में एक तरह का ये भूलना नहीं है, किसमें मेजर है किसमें माइनर है, भूलना नहीं है। तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ आपके लिए। यहाँ पे इधर बना देती हूँ। सबसे पहले आता है ट्रायंगुलेशन। ठीक है, ट्रायंगुलेशन, ट्रायंगुलेशन में क्या होता है कि जब दोनों को इक्वल वेटेज दे रहे हैं, किस किस को वेटेज दे रहे हैं इक्वल, यहाँ पे क्वालिटी को भी, क्वालिटेटिव को भी और क्वांटिटेटिव को भी, यानी कि इक्वली वेटेज देना, दोनों ही यहाँ पे मेजर है। ठीक है, एम ए यानी कि मेजर, और दोनों ही यहाँ पे मेजर है। दूसरी तरफ जो हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी की, तो एक्सप्लोरेटरी यानी कि ये आपका ये क्वालिटेटिव है, जिसके अंदर आप फिनोमिना को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट नहीं करे, एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके बारे में खोजबीन कर रहे हैं। तो एक्सप्लोरेटरी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो आपका क्वाली होता है ये आपका यहाँ पे मेजर होता है, और जो क्वांटिटेटिव होता है ये आपका माइनर होता है, क्योंकि आप टेस्ट नहीं करें, सिर्फ फिनोमिना को समझ रहे हैं। फिर आता है आपका एक्सप्लेनेटरी यानी कि जो कि क्वांटिटेटिव होता है नेचर, जिसके अंदर आप पूरी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं क्वांटिटेटिव को, एनालिसिस को, जो कि मेजर होगा। दूसरी तरफ क्वालिटेटिव होगा जो आपका माइनर होगा। ठीक है, जो ये आपका सप्लीमेंट्री के तौर पे काम करेगा माइनर वे में। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जब भी हम मिक्स मेथड रिसर्च का यूज करें तो हर फॉर्म में यूज कर सकते हैं, या तो कंकरेंट बेसिस पे आप दोनों एक साथ इक्वल वेटेज देके यूज कर रहे हैं, या आप सिक्वेंशियल फॉर्म में यूज कर रहे हैं। ठीक है, या आप डोमिनेंट स्टेटस में यूज करें। अब ये है क्या, ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे कंकरेंट वे में, जैसे कि क्वाली और क्वांटी दोनों को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इक्वल वे में, जैसे कि हमने पढ़ा ना ट्रायंगुलेशन में, ट्रायंगुलेशन डिजाइन आपका कंकरेंट हो गया। ठीक है, ट्रायंगुलेशन में आप दोनों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्वाली को भी क्वांटिटी को भी, कंकरेंट वे में, सेम वेटेज पे रख रहे हैं, सेम पैराडिग्म पे रख रहे हैं। दूसरी तरफ आता है सिक्वेंशियल यानी कि आपका सीक्वेंस वाइज चलता है कि सब पहले आपने क्वालिटी को दिया इंपॉर्टेंस, फिर बाद में जाके आपने उसको टेस्ट किया, क्वांटिटी में लेके आए, या फिर आपने सबसे पहले उसे टेस्ट किया, बाद में जाके उसको सप्लीमेंट किया अपने क्वालिटेटिव स्टडी से, क्वालिटेटिव डिजाइन से। तो ये आपका सिक्वेंशियल हो गया। दूसरी तरफ होता है आपका डोमिनेंट स्टेटस, कि आप इंपॉर्टेंस ज्यादा किसके दे रहे हो, क्वालिटी को इंपॉर्टेंस दे रहे हो लास्ट में जाकर, और कम इंपॉर्टेंस दे रहे हो क्वांटिटी को, या क्वांट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या क्वालिटी को कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये आपका सिक्वेंशियल इस तरीके से चलता है कि पहले किसको इंपॉर्टेंस देना, बाद में किसको देना। और डोमिनेंट में होता है कि सबसे ज्यादा किसको देना, कम किसको देना, और कंकरेंट में इक्वल वेटेज पे रखना। ठीक है, यहाँ पे कुछ फॉर्म्स होते हैं मिक्स करने के, जो मैंने आपको इसमें बताया ना, ये जो आप डायग्राम के अंदर दिखाया है, वही आपको ये इसके अंदर आपको बताया हुआ है। क्वाल, क्वांटी कॉल, कॉल या क्वाल कॉन। अब ये है क्या, ये फॉर्म्स है मिक्स मेथड रिसर्च डिजाइंस की। तो
यहाँ पे प्रिलिमिनरी जो क्वालिटेटिव इनपुट होता है, इनपुट टू द कोर क्वांटिटेटिव मेथड, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि क्वांटिटेटिव मैटर जो आपका है मेथड है ये कोर होता है, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो ना, क्वांट यानी कि बड़ा है, कोर है, इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं कंपैरेटिवली टू द कॉल। तो यहाँ पे क्या होता है कि विद द व्यू टू यूज द स्ट्रेंथ ऑफ अ क्वालिटेटिव मेथड टू कंट्रीब्यूट टू द कोर क्वांटिटेटिव मेथड, कि कोर क्वांटिटेटिव मेथड को कंट्रीब्यूट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं इसका जो क्वालिटेटिव मेथड होता है, ये यूज करते हैं कलेक्ट करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए क्वांटिटेटिव डेटा को, ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा को। तो मेजर इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं, क्वांटिटेटिव को। तो ये आपको बता रहा है। और प्रिलिमिनरी जो क्वालिटेटिव मेथड होता है इसको हम यूज करते हैं एज एन इनपुट टू जनरेट द हाइपोथेसिस। तो ये हमारा क्वांट, कॉल और कॉन्ट हो गया, जिसमें प्राइम इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं, क्वांटी को, कि हम क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम क्वांटिटेटिव तरीके से अपनी स्टडी को इंटरप्रेट कर पाए, जनरेट कर पाए अपने हाइपोथेसिस को, ठीक है। दूसरी तरफ आता है आपका यहाँ पे प्रिलिमिनरी क्वांटिटेटिव इनपुट टू कोर द क्वालिटेटिव मेथड। अब इसके अंदर क्या है कि आप प्रिलिमिनरी फोकस किस पे करो, कॉल पे, क्वालिटेटिव पे फोकस कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं क्वांटिटेटिव मेथड को, ताकि आप इस डिजाइन का इनपुट यूज कर पाए अपने यहाँ पे स्टडी करने के लिए क्वालिटेटिव डेटा को, यानी कि प्राइमरीली quantitative method can also locate the major difference between the subgroups, guide the purposive sampling। तो ये हमारा कॉन और कॉली हो गया। कॉली को कोर इंपॉर्टेंस देना, कोर क्वालिटेटिव मेथड को इंपॉर्टेंस देना क्वांटिटेटिव का यूज करके, क्वांटिटेटिव एज अ इनपुट का यूज करके, ठीक है। फिर आता है सप्लीमेंट्री, जिसको कह रहे हैं कि क्वालिटेटिव मेथड को जो कि फॉलो करेगा, ये सप्लीमेंट्री है, ठीक है। यहाँ पे क्वालिटेटिव को मेथड को यहाँ पे एक तरह का फॉलो करेगा अप टू कोर क्वांटिटेटिव मेथड। तो ये आपका सप्लीमेंट्री की तरह काम कर रहा है, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वालिटेटिव मेथड एक तरह का फॉलोअप की तरह काम करना टू कोर क्वांटिटेटिव मेथड कैन बी यूज्ड टू एक्सटेंड व्हाट इज लर्न फ्रॉम क्वांटिटेटिव स्टडी, कि क्वांटिटेटिव स्टडी से क्या है, तो क्वालिटेटिव ऐसे सप्लीमेंट्री की तरह यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे कॉल और क्वांटी, जिसके अंदर क्वांटी सप्लीमेंट्री की तरह काम करेगा। कॉल के अंदर सप्लीमेंट्री क्वालिटेटिव मेथड एज टू फॉलो अप द कोर क्वालिटेटिव मेथड कैन बी यूज्ड टू डेवलप द मेजर ऑफ अ की कंपोनेंट्स रिलेशनशिप अक्रॉस द डिफरेंट सैंपल। तो ये आपको ये बताया, ये मिक्सिंग के तौर पे बता रहा है। अब ये ना रिसर्चर के एम के अकॉर्डिंग होता है कि रिसर्चर किसको इंपॉर्टेंस दे रहा है, कि या तो पहले रिसर्चर अपनी स्टडी को ले रहा है, मतलब पहले डेटा कलेक्ट कर रहा है, बाद में जाके उसको टेस्ट कर रहा है, या फिर पहले उसने जो अपना जो रिसर्चर के हाइपोथेसिस बनाए, फिर बाद में जाके उसको यहाँ पे उसके बारे में डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो ये सीक्वेंस में चलता है, ठीक है, सीक्वेंस में चलता है। तो उसके अकॉर्डिंग रिसर्चर के एम के अकॉर्डिंग मिक्स और मैच होता है, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है। अब इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। तो स्ट्रेंथ यही होती है कि जब आप अपनी स्टडी को ट्रायंगुलेट कर पाते हैं, मतलब क्रॉस एग्जामिन करना, मतलब ट्रायंगुलेट मतलब क्रॉस एग्जामिन करना कि क्या आपकी स्टडी है वैलिड है कि नहीं। तो उसके लिए आप वैलिड है, रिलायबल है कि नहीं, तो उसके लिए आप ट्रायंगुलेट करें, क्रॉस एग्जामिन करें। तो उसके लिए सबसे अच्छा मेथड है ये मिक्स मेथड रिसर्च। और हर कोई सोशल साइंसेस रिसर्च जो करता है, सोशल साइंस का जो रिसर्चर होता है, वो मिक्स मेथड रिसर्च का यूज करता है हमेशा, और ये बेस्ट अप्रोच होता है, ठीक है। इसके अलावा जो स्ट्रेंथ ये होती है कि कोरोबोरेट करना प्रीवियसली एस्टैब्लिश रिजल्ट को, एक्सपेंड करना सेट ऑफ रिजल्ट्स को, डिस्कवर करना डेटा को, ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं। इसकी वीकनेस होती है कि यहाँ पे हर कोई नहीं कैरी कर सकता, इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए होती है कि दोनों अप्रोच को एक साथ लेकर कैरी करके चलना और रिजल्ट्स आपको वैलिड दिखाना। तो ये हर किसी के बस की बात नहीं है, इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए आपको, क्योंकि कभी भी एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आप साइड बाय साइड दोनों मेथड का यूज कर रहे हैं, क्वालिटेटिव का भी और क्वांटिटेटिव का भी। तो टेक्निक्स क्या क्या होनी चाहिए, तो आपको हर एक चीज का हर एक चीज की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। तो ये आपको ट्रेनिंग रिक्वायर होती है, ठीक है। क्वांटिटेटिव है ये, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी इसकी मिस्टेक है। फिर ग्रेटर कॉस्ट ऑफ टाइम और मनी चाहिए दोनों, क्योंकि टूल्स आपको SPSS भी यूज करना पड़ता है आपको इसमें, ठीक है। स्टैट्स की आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो इसके अंदर टाइम भी ये कंज्यूमिंग होता है, मनी कंज्यूमिंग भी होता है। मैनी रिसर्चर्स ओनली एक्सपीरियंस ओनली
वन टाइप ऑफ रिसर्च। ये ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि रिसर्चर को सिर्फ एक ही टाइप में एक्सपर्टीज हो, दो पे एक्सपर्टीज नहीं हो, तो रिसर्चर को पहले एक्सपर्टीज गेन करनी पड़ती है, तब जाके वो मिक्स मेथड का यूज कर पाता है। डिफिकल्ट होता है डिसाइड करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए सिक्वेंशियल डिजाइन कि कौन सा यूज करे, क्वालिटी को इंपॉर्टेंस दे, क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस दे, तो वेटेज दे तो कितनी को कितनी दे, है ना, कैसे आगे प्रोसीड करे। तो ये सबसे बड़ा टास्क होता है, डिफिकल्ट होता है रिसर्चर के लिए डिजाइन को, सिक्वेंशियल डिजाइन को डिसाइड करना और उसको आगे लेकर चलना। ठीक है, तो होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमने आज के सेशन में कंप्लीट यूनिट 6 का 4 पार्ट को डिस्कस कर लिया है विद ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। और कैसा लगा सेशन, आप प्लीज मुझे फीडबैक अपने प्रोवाइड किया करो कमेंट सेक्शन में। और अगर कोई भी आपको डाउट है तो पूछ लिया करो। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी मेरा यूट्यूब चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। ठीक है, गोल है टू अचीव JRF 100% और हमारा JRF जरूर आएगा इस बार और हम 100% उसको अचीव करेंगे। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग और स्टे सेफ। अगर कोई भी डाउट है सो प्लीज फील फ्री टू रीच मी। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड।